अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? ठीक ठाक है, खुश बाश है। माएँ तो आज बड़े सुकून में होंगी क्योंकि शफात आज से स्कूल खुल गए हैं फाइनली। माओं की दुआ पूरी हुई और फाइनली 6 महीने बाद स्कूल खुल गया। आज स्कूल खुल गए जनाब, बच्चे स्कूल की जानिब रवां दवा हैं। ज़रा देखेंगे कि बच्चे खुश हैं नहीं हैं, कि उनका मूड अच्छा हुआ है नहीं। वैसे मूड अच्छा ही होगा वैसे। शफात क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो कि हाई स्कूल के बच्चे हैं ना, मतलब 9th 10th के, लाइक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं। तो ये इन बच्चों से और थोड़े से बड़े बच्चों से भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ एक्साइटेड दे आर। और दूसरा, मुख्तलिफ शहरों में जो सिचुएशन है हम उस हवाले से बात भी करेंगे। हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो मुख्तलिफ शहरों से हमें ज्वाइन करेंगे और बताएंगे कि आज माहौल कैसा है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है बच्चों की। क्योंकि शफात आफ्टर 6 मंथ्स काफ़ी लंबा टाइम होता है। अब बच्चे तो बहुत सारे तो कह रहे होंगे अभी तो छुट्टियां शुरू हुई थी यार, अभी दोबारा खुल गए स्कूल, इतनी टेंशन। कोई बात नहीं जी, आप जो याशियां करनी थी कर ली आप लोगों ने घर बैठ के। अय्याशियाँ पूरी हो गई। अब सर्दियों की छुट्टियां भी नहीं होगी, ब्रेक भी नहीं होगी और कैंटीन भी शायद बंद रहेगी। तो बिल्कुल जो है ना वो घर से मतलब लेके जाना है। अटेंशन होके जाना है और तालीम का सिलसिला बहाल करना है। आज उस पर बात करेंगे। सानिया गुजरपुरा के हवाले से अब बेहतर अपडेट्स आना शुरू हुई हैं, अच्छी खबरें आना शुरू हुई हैं और लगता ये है कि मरकजी मुलजिम आबिद को बहुत जल्द कैफर किरदार तक पहुंचा दिया बिल्कुल शफात, उसके गिरद जो घेरा है वो तो तंग कर दिया गया और साथ में कल नेशनल असेंबली में भी इस हवाले से बात की गई। जो तमाम तर गुफ्तगू है वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे टॉप स्टोरीज पे। कोरोना के बायस 6.5 माह से बंद तालीमी इदारे खुल गए। 9वीं 10वीं और कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई शुरू। आधे तलबा क्लासेस में एक दिन और बाकी आधे दूसरे दिन आएंगे। स्क्रीनिंग और SOPs पर अमल सबके लिए लाजिम होगा। गुजरपुरा गैंगरेप केस के मरकजी मुलजमान में शफकत गिरफ्तार, आबिद बदस्तूर मफरूर। एंकर पर्सन फरिया अदरीस का इंकशाफ। कहती हैं मुतासरा खातून ने पुलिस वालों से लोकेशन और मालूमात शेयर की थी जो शायद मुलजमान के पास मौजूद थी। पुलिस से फ़ोन पर 1000 रुपए का पेट्रोल मांगा गया। मुलजमान इतने ही पैसे गाड़ी में छोड़ गए। तो आज शो में सबसे पहले बात करेंगी क्योंकि 7 महीने के बाद कोरोना वबा को शिकस्त देने के बाद अब पाकिस्तान में जो तालीमी इदारे जो बंद पड़े थे फाइनली आज से वहाँ पर तदरीस का आगाज़ हो गया है और तालिब इल्मों के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा अहम है। ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कल एक ट्वीट की थी और अपने इस ट्वीट में उनका कहना था कि हम लाखों बच्चों को दोबारा से अपने तालीमी इदारों में वापसी पर खुश आमदेद कहते हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि सेहत आमा के क़वाइद को सामने रखते हुए तालीमी सरगर्मियों को इससे आहंग करना होगा। ये यकीनी बनाना है कि हर बच्चा हुसूल इल्म के लिए बाहिफाजत स्कूल जा सके। हमारी तरजीह और इज्तिमाई जिम्मेदारी है। NCOC के फैसले के मुताबिक तालीमी इदारों में बाकायदा तदरीस आज से शुरू हो चुकी है। पहले मरहले में 9वीं 10वीं और इंटरमीडिएट तलबा को स्कूल बुलाया गया है। 23 सितंबर को 6ठी से 8वीं जमात के तलबा को स्कूल आने की इजाज़त होगी, जबकि 30 सितंबर से तीसरे मरहले में तमाम प्राइमरी स्कूल के बच्चे प्राइमरी स्कूल जा सकेंगे। और इस बात का ऐलान वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने किया था। सितंबर को सारी यूनिवर्सिटीज़, सारे हायर एजुकेशन के अदारे और 9वीं और 10वीं क्लास जो है वो उसका इजरा हो जाएगा और वो उसको खोलने की इजाज़त होगी। तो जनाब 7 महीने के बाद क्लासेस का ऐलान तो हो गया है और आज से तदरीसी अमल भी शुरू हो गया है। बच्चे स्कूल पहुंच भी चुके हैं। मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है जानेंगे अपने नुमाइंदों से। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे अनवर खान, हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर से हमारे नुमाइंदे यार मोहम्मद, हमें ज्वाइन करिए पेशावर से हमारी नुमाइंदा शाजिया निसार और साथ में कोयटा से में ज्वाइन कर रही हैं हमारी नुमाइंदा अतिया अकरम। तो सबसे पहले हम रुख करेंगे कराची का कि कराची में इस वक्त क्या सूरत हाल है। अनवर ये बताएगा कि 7 महीनों के बाद स्कूल खुले हैं, जब बच्चे आज स्कूल आए उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी और SOPs पे कुछ ख्याल किया जा रहा है, बच्चों के हैंड सैनिटाइज कराए जा रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल तवील तरीन तातुल के बाद पाकिस्तान भर के अंदर इल्म का सफ़र जो है वो दोबारा शुरू हुआ है। मदिया, जैसे आपने बात की कि वालिदैन खुश थे, लेकिन वालिदैन कदरे कम खुश थे क्योंकि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और जामियात के तालिब इल्म जो है अभी स्कूल गए हैं। वो जो किंडर गार्डन नर्सरी के बच्चे होते हैं वो बहरहाल अभी घरों के अंदर शरारतों के लिए मौजूद हैं। तो बहरहाल ये सिलसिला बरकरार रहेगा। आज तालीमी इदारे जब खुले हैं, हम तालीमी इदारों के बाहर मौजूद थे। हर चेहरे को हमने हंसता मुस्कुराता देखा, चमकता दमकता चेहरा था। वालिदैन की शक्लें
اور جو طالب علم تھے ان کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی تھی کہ وہ کتنے اضطراب میں ہیں، کتنے بے چین تھے اپنی مادری علم میں جانے کے لیے. اور ہم نے بعض آنکھوں کو جو ہے وہ شدت نم سے جو ہے شدت فرط جذبات سے جو ہے ہم نے بعض آنکھوں کو نم بھی دیکھا. یہ نمی یہ بتا رہی تھی کہ اتنے جذباتی اسٹوڈنٹس بھی انور، اتنے جذباتی اسٹوڈنٹس بھی آج دیکھنے میں آئے. جی بالکل بالکل. آج مجھے اس سے زیادہ بڑی خوشی مجھے یہ بھی ہو رہی ہے کہ مبیش 7 ماہ بعد میں اپنی ایجوکیشن جو میری بیٹ ہے اس کی خبروں کو میں رپورٹ کر رہا ہوں. 7 ماہ کا میں نے طویل ترین انتظار کیا. تو وہ طالب علم جو کہ علم کے سفر کو رواں دواں رکھے ہوئے تھے وہ آج بڑے خوش تھے. اور جو تعلیمی اداروں کے جو مرکزی گیٹ تھے ان کے اوپر SOP کا فالو کیا جا رہا ہے. NCOC کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے. سینیٹائزر گیٹس موجود تھے، واک تھرو سے ان کو گزارا گیا، ٹیمپریچر چیک کیا گیا، ماسک تھے، گلوز تھے. جو تدریسی اور غیر تدریسی اسٹاف تھا وہ تمام تر چیزوں کو فالو کر رہا تھا. تو فالو کرنے کے بعد جب یہ چہرے تعلیمی اداروں کے اندر داخل ہوئے ہیں کیونکہ تعلیمی اداروں کے اندر جو ہنسی مسکراہٹ آج ہم نے دیکھی ہے وہ قابل دید تھی. تو اس طرح ایک طویل ترین تعطل کے بعد جو مادری چلے انور آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے. یار محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. یار محمد خان صاحب ذرا آپ بتائیے کیا صورتحال ہے، بچوں کے کیا جذبات دیکھے آپ نے؟ کوئی بچے ٹینشن میں نظر آئے آپ کو یا خوشی سے مطلب اچھلتے کودتے ہوئے آئے؟ دیکھیں 7 ماہ کا عرصہ گزرنے کے بعد آج جیسے ہی ملک میں کرونا کی جو صورتحال ہے اس میں بہتری آئی ہے تو تعلیمی سرگرمیاں دوبارہ شروع ہوئی ہیں. پہلے روز دیکھا گیا جو 9th اور 10th کے طلباء اور طالبات ہیں ان کے جو تاثرات ہیں وہ ملے جلے تھے. کچھ جو کافی زیادہ ایسے نظر آ رہے تھے جبکہ دوسری جانب کچھ ایسے طلباء بھی تھے جو سست بھی نظر آ رہے تھے کیونکہ ایک لمبا عرصہ تھا جس طرح گرمیوں کی چھٹیاں 3 ماہ ہوتی ہیں تو یہ ڈبل چھٹیاں کر کے وہ آئے ہیں. تو پہلے ان کو اس چیز کی عادت نہیں تھی. اس وقت جس کلاس روم میں میں موجود ہوں یہ گلبرگ کا بوائز اسکول ہے گورنمنٹ. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے کیمرامین بھی دانش آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ کس طرح سے سماجی برقرار رکھا ہوا ہے اور جو ماسک کا استعمال ہے وہ بھی اسٹوڈنٹ نے یقینی بنایا ہوا ہے. اور جو حکومت کی جانب سے جو انسپیکشنز ٹیم ہیں وہ بھی تشکیل دی ہیں کہ اگر کوئی سکولز میں SOPs فالو نہیں ہوں گے تو ان کے خلاف کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی. اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا کہیں گے. آپ بتائیں، آپ اتنی دیر بعد اسکول آئے ہیں، کس طرح سے کیا آج کیا اوور آل کیا آپ کے جو تاثرات ہیں اور کس انجوائے کر رہے ہیں پڑھائی کو آج؟ جی بہت انجوائے کر رہے ہیں. 6 مہینے کے بعد ہمیں موقع ملا پڑھائی کرنے کا، اسی لیے اب گھر میں بھی آواز کیوں نہیں اونچی نکل رہی سست اتنی لمبی چھٹیوں کے بعد؟ جی ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمارا اسکول لگا اور بہت پڑھائی کر کے انجوائے کر رہے ہیں. اور ایسا یہ میرے خیال سے یا محمد کیونکہ اب ان کو نا عادت نہیں رہی صبح اتنی جلدی اٹھنے کی، تو اس لیے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آواز اتنی اونچی کیوں نکلی، تو یہ ایک بڑی ریزن ہو سکتی ہے. چلے جی ہم اب ذرا رخ کر لیتے ہیں پشاور کا. پشاور سے میں جوائن کریے ہمارے نمائندہ شازیہ نثار. شازیہ آپ نے دیکھا کہ لاہور میں اور کراچی میں کیا صورتحال ہے. کراچی میں تو بتا رہے تھے ہمارے نمائندہ عرفان خان کہ کچھ جو اسٹوڈنٹس تھے وہ اتنے جذباتی تھے کہ وہ خوشی سے رو پڑے. یہاں پہ بھی کچھ ایسے مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ اتنے خوش ہیں کہ رو ہی پڑے ہیں. جی بالکل، بچوں کا مزاج ہوتا ہی نرالا ہے کیونکہ کافی دن ہو گئے تھے، بلکہ مہینے ہو گئے کہ وہ گھر پر تھے. تو بچوں سے جب ہماری بات ہوئی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ہم آج پہلی بار اسکول جا رہے ہیں. ہمیں اپنی کتابیں، اپنے بیگز اچھے لگ رہے ہیں. بلکہ یہاں تک میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ کچھ بچے ایسے ہیں جنہوں نے یا تو یونیفارم کے شوز الگ پہنے یا پھر کچھ یونیفارم میں نہیں آئے، کہ اتنے ایکسائٹیڈ تھے کہ صبح 7 بجے سے پہلے بھی بچے اسکول کے گیٹ پر موجود تھے. کلاسز میں بھی بچوں کی کافی تعداد موجود ہے، لیکن ان کو سماجی فاصلے کے تحت SOPs کے تحت بٹھایا گیا ہے. کچھ بچوں کو آج بلایا گیا ہے، کچھ کو کل پڑھائی کے لیے بلائیں گے. لیکن جو کلاسز ہے وہ باقاعدہ طور پر اس میں جو تعلیمی سلسلہ ہے اس کا آغاز بھی ہو گیا ہے. اور بچے کافی خوش ہے کہ بہت عرصے بعد انہوں نے دوستوں سے ملاقات کی ہے اور گھر میں رہ کر وہ بور ہو چکے تھے. یہ بچوں کا کہنا تھا. کافی بچے ایکسائٹیڈ تھے اور ایک دوسرے سے مل بھی رہے تھے لیکن ہاتھ نہیں ملا رہے تھے. بچوں نے خود کہا کہ ہم نہ ہاتھ ملائیں گے، یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی جائیں گے. کیونکہ شازیہ جب اتنے عرصے بعد 7 مہینے بعد جب اسکول کھلے ہیں، بچے جب اسکول جاتے ہیں اور جب اپنے دوستوں سے ملتے ہیں تو ان کا تو دل کرتا ہے ہم گلے بھی مل لیں، لیکن شکر ہے انہوں نے اجتناب کیا ہوا ہے کہ ہم سے دور سے پیار سے مل لیں. شازیہ ذرا یہ آپ کی کسی بچے سے بات ہوئی ہے ابھی تک؟ کسی مطلب معاشرے تو 9th 10th کے ہیں، بورڈ والے ہیں، تو ان کے تو بورڈ کے ایگزامز روکے گئے تھے. 2 پیپر دینے کے بعد ان کو 13 مارچ کو کہا گیا تھا. تو کوئی بچوں سے بات ہوئی آپ کی؟ وہ پریشان ہو گیا اور وہ ایگزامز رہ گئے، وہ ہو جاتے تو اچھا ہوتا.
नहीं, ऐसा है कि बच्चे काफ़ी खुश भी है, क्योंकि इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनके पेपर कम पार्ट आ जाते हैं, जो बोर्ड में रह जाते हैं, तो काफ़ी तादाद जो बच्चों की होती है, तो वो तो इस खुशी में निकल गई कि चलो पेपर नहीं रहा, हम अगली चले क्लास अब में जरा promote कोयटा का भी होंगे। रुख कर लेते हैं। लेकिन अतिया हमारे कुछ साथ बच्चे ऐसे मौजूद हैं- हैं, अतिया इकराम हमारे साथ मौजूद हैं, कोयटा का भी रुख करते हैं। जी अतिया, आप बताइएगा कोयटा में क्या क्या जज्बात हैं बच्चों के, क्या तासुरात हैं? जी, कोयटा में भी आज तकरीबन 7 माह बाद कोरोना वायरस के बाद जो है वो तमाम तालीमी इदारे खुल गए हैं और मरहला वार जो है तालीमी सिलसिला जो है वो जारी शुरू किया जा रहा है। इस वक्त सुबह जो मैंने मनाज़र देखे, कबल अज़ वक्त जो है वो स्टूडेंट अपने स्कूल के गेट्स के सामने मौजूद थे और वही सिचुएशन थी कि बच्चों ने बाकायदा ख़ुद SOPs को फॉलो करना शुरू किया है, क्योंकि वो घरों में रहकर बहुत ज़्यादा तंग आ गए हैं। यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको मज़ीद बताती चलूँ कि जैसे पहले जो है वो हाई क्लासेस का आगाज़ किया गया है, लेकिन बहुत से वालिदैन से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना ये था कि जो प्राइमरी सेक्शन के बच्चे हैं वो भी अब घरों में बैठ के तंग आ गए हैं और उन्होंने भी बाकायदा शोर शराबा मचाया है कि आज से स्कूल्स खुले हैं तो हम स्कूल ज़रूर जाएंगे। और बहुत से बच्चे तो ऐसे थे जो यूनिफॉर्म पहन के बाकायदा तैयार थे सुबह स्कूल जाने के लिए। और अभी भी स्कूल के बाहर में ऐसे, इस वक्त एक स्कूल के बाहर मैंने ऐसे मनाजिर देखे जहाँ पर बच्चों को गेट के सामने से वापस रवाना किया गया कि आप लोगों के स्कूल्स अभी नहीं खुले, आप लोग जो है 30 सितंबर से आना शुरू मतलब होंगे। तो ये कौन से पेरेंट्स थे जो हैं। कितने उतावले हो रहे थे कि अपने छोटे बच्चों को उन्होंने अभी से स्कूल भेजना, जबकि बारहा बताया गया है कि जी जो छोटे बच्चे हैं उनका स्कूल खुलेगा 30 सितंबर से। बहुत शुक्रिया जी, हमारी नुमाइंदा कोयटा से मैं जिस सूरत हाल से अपडेट करी थी अतिया अकरम, पेशावर से हमारे साथ मौजूद थी शाजिया निसार, लाहौर से यार मोहम्मद हमारे साथ थे और कराची से हमारे साथ मौजूद थे अनवर खान। आप चारों का बहुत शुक्रिया। जनाब, सिंध की क्या सूरत हाल है तालीमी इदारे खुलने के बाद? सिंध के वज़ीर तालीम क्या सोच रहे हैं? हमारे साथ सईद गनी साहब मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि स्कूल्स और दीगर तालीमी इदारों की मॉनिटरिंग की क्या सिचुएशन है, क्या निज़ाम तश्कील दिया गया है, क्या सेटअप है? हमने डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज बनाई हैं डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में, और उसमें हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वो उसमें शामिल हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है वो उसमें शामिल है। उसके अलावा वहाँ लोकल जो सिविल सोसाइटी या NGOs के जो लोग हैं जो एजुकेशन फील्ड में काम करते हैं वो उसमें शामिल हैं, कुछ और मुतल्लिका ऑफिसर्स भी उसमें शामिल हैं। इसके साथ साथ हमारे तमाम फील्ड ऑफिसर्स जो मुख्तलिफ ओहदों पर हैं वो भी मुख्तलिफ स्कूलों का और कॉलेजेस का दौरा करेंगे और वहाँ जो इंतज़ामात किए गए होंगे SOPs पर अमल दरामद के लिए उसका जायज़ा लेंगे। तो कोशिश हम कर रहे हैं कि बेहतर अंदाज से चीज़ें इन्फोर्स हो जाएं, लेकिन ज़ाहिर है कि ये वालिदैन के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं है। इसीलिए हम बार बार पेरेंट्स से गुजारिश कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों को ताकीद करें कि वो SOPs पर अमल करें, मास्क लगा के रखें, बार बार हाथ धोएं और फासले पर रखें अपने। ये बिल्कुल एग्जैक्टली पेरेंट्स की यहाँ पे जिम्मेदारी बिल्कुल है कि वो भी अपने बच्चों के हवाले से ट्रेन ज़रूर करें। लेकिन सईद गनी साहब, एक मसला यहाँ पर है। देखिए, प्राइवेट स्कूल्स भी खुल गए हैं और गवर्नमेंट के स्कूल भी खुल गए हैं। जो गवर्नमेंट के स्कूल में जो तलबा की जो स्ट्रेंथ होती है वो कहीं ज़्यादा होती है, तो अब इसको मेक श्योर करना है कि ग्रुप A और ग्रुप B का जो है वो ख्याल रखा जाए कि आधे बच्चे जो हैं वो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को आएँ और जो आधे बच्चे हैं वो ट्यूसडे, थर्सडे और फिर आगे सैटरडे को आएँ। सो इसको कैसे मेक श्योर करेंगे? अगर कोई स्कूल SOPs की खिलाफ वर्जी करते हैं तो फिर क्या एक्शन लेंगे? विजिट्स हम बिल्कुल करेंगे और उसमें एक चीज़ ध्यान में रखें कि जिस किस्म के SOPs हैं कोविड के हवाले से उस पर पहले ही दिन से या शुरू के कुछ दिनों में 100% अमल दरामद जो है वो पॉसिबल भी नहीं होगा। जब प्रैक्टिकली तालीमी इदारों में बच्चे आएंगे और उस पर अमल दरामद शुरू होगा तो उसके अंदर जो मुश्किलात हैं, जो खामियां हैं वो भी सामने आएंगी। और जो टीमें बनाई गई हैं उनको भी ये ताकीद की गई है, उनको ये कहा गया है कि जब ये विजिट्स करें मुख्तलिफ तालीमी इदारों का तो अपना रवैया जो है वो बहुत मुनासिब रखें, इसलिए कि एक तो हमने इंकरेज करना है बच्चों को, खौफजदा नहीं करना है वहाँ। और जो माहौल स्कूल में होगा अगर वहाँ कहीं SOPs पर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही तो उन्हें हम गाइड करेंगे, उनको ख़त देंगे, उनको ताकीद करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी मदद करें इन्फोर्समेंट में। तो ये तरीक़ेकार बनाया गया है और ये चूँकि एक बड़े डिफ़िकल्ट किस्म की सिचुएशन है जिसमें स्कूल हम खोल रहे हैं,
स्कूल खुल गए हैं, लेकिन आपकी जानिब से भी एक ट्वीट सामने आया, आपने भी ज़रा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, मुर्तज़ा वहाब साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, वालिदैन भी फ़िक्रमंद हैं कि छोटे बच्चों को स्कूल भेजना रिस्की साबित हो सकता है, आपकी राय जानना चाहेंगे। ये मैं अर्ज़ करूँ, ये सिर्फ मुर्तज़ा वहाब का ख्याल नहीं है, मुर्तज़ा वहाब के अलावा भी बड़ी तादाद में जो पेरेंट्स हैं, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, वो इस पर थोड़े से परेशान हैं ज़रूर, और उनका ये ख्याल है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने में अभी भी शायद कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। लिहाजा अभी चूँकि जो प्राइमरी की क्लासेस हैं उसमें 2 हफ्ते बाकी हैं, हम अभी देखेंगे कि 2 हफ्तों में सूरत हाल क्या बनती है। अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल नज़र आई तो हम इस पर गौर कर सकते हैं कि जो प्राइमरी और प्री प्राइमरी क्लासेस हैं, खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती तो फिर आप तमाम तर मामलात को दोबारा से देखेंगे। बहुत शुक्रिया जी, सईद कनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा जी, स्कूल तो खुल गए हैं, सिर्फ स्कूल नहीं खुले बल्कि कोरोना वबा के बाद जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी आज से खुल गई हैं, और इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर असगर ज़ैदी साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। ज़ैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। ज़ैदी साहब, ये बताइएगा कि आज से गवर्नमेंट कॉलेज भी खुल रहा है, और हमने पहले ज़रा छोटे बच्चों की बात कर ली, तो थोड़े बड़े बच्चे हैं जो कि ग्रोन अप किड्स हैं, जिनको अपने बारे में सही तरीके से पता है। तो टीचर्स को क्या आपने कोई मखसूस ट्रेनिंग दी है, इस हवाले से हिदायत दी हैं, स्टूडेंट्स को क्लास में बिठाने का क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जा रहा है, क्योंकि आपके पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है बच्चों की? असातिज़ा को ट्रेनिंग दी है कि वो मास्क पहनने के साथ साथ कोशिश करें कि तलबा पर नज़र रखें कि वो फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग फ़ॉलो करें। इसमें जो हमारी मेजर पॉलिसी है वो पॉलिसी ये है कि हम हाइब्रिड एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि 50% स्टूडेंट्स हमारे क्लास में आकर लेक्चर लेंगे और वही लेक्चर बाकी 50% स्टूडेंट्स को उनके घर ऑनलाइन वर्चुअल टीचिंग के ज़रिए मुयस्सर होगा। और अगले दिन वो बच्चे जो क्लास में पहले दिन मौजूद थे वो घर बैठकर ऑनलाइन टीचिंग करेंगे, और जो बच्चे पहले दिन घर पर थे वो क्लासरूम में आकर तालीम लेंगे। तो इस तरीके से हम तमाम बच्चों को मौका दे रहे होंगे कि वो एक दिन के गैप के बाद कैंपस के अंदर आते रहें, और इस तरीके से हम फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग कायम लेंगे। सर, अब ये भी बताइएगा कि बिलफर्ज खुदा न खास्ता अगर यूनिवर्सिटी में किसी स्टूडेंट में कोरोना अलामात ज़ाहिर होती हैं, बुखार होता है, और आजकल वैसे सीज़न फ्लू भी काफ़ी ज़्यादा है, ऐसी सूरत में यूनिवर्सिटी के क्या SOPs हैं, इंतज़ामिया क्या करेगी? देखिए जी, अगर खुदा न खास्ता किसी भी उस्ताद में या तलबा में कोरोना वायरस पॉजिटिव होने का इम्कान हो, यानी सिम्टम्स मौजूद हों, तो सबसे पहली सूरत हाल ये होगी कि हमने उसे आइसोलेट करना है, और उसके साथ जिसके साथ अगर उसका फ़िज़िकल कांटेक्ट हुआ है किसी अपने दोस्त के साथ या अपने क्लास फेलो के साथ, तो उन लोगों को आइसोलेट करना है। हमने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक नया हेल्थ एंड वेलबींग सेंटर कायम किया है, उसमें 2 डॉक्टर मौजूद हैं, और वो पहले उन असातिज़ा को या तलबा को कि जिनको सिम्टम्स होंगे, सबसे पहले हमारे अपने डॉक्टर उनकी तशख़ीस करेंगे, और फिर अगर ज़रूरी होगा तो हमारे पास हमारी अपनी एम्बुलेंस मौजूद है, जिसके ज़रिए हम उन्हें मेयो हॉस्पिटल या इसी तरह के और करीबी हॉस्पिटल में सही। अच्छा सैदी साहब, ये कहेगा कि तालीमी साल क्योंकि तकरीबन ख़त्म होने को आ रहा है, तो जो कोर्स नामुकम्मल रहे या उसे इम्तिहानात से पहले पूरा करवाया जाएगा, या फिर इम्तिहानात आगे भी बढ़ाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, और गवर्नमेंट कॉलेज का बड़ा मकाम है इसकी गैर निसाबी सरगर्मियों में हमारी सोसाइटीज़ एंड क्लब्स जो हैं वो बहुत एक्टिव होती हैं, और हमेशा वो जो है एक मुनफरद मकाम रखती हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी कि जिस तरह हम निसाबी सरगर्मियाँ करेंगे, उसी तरह हम गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी इस दौरान करते रहेंगे। सिर्फ
ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو 2 SOPs میں نے خصوصاً بتائے ہیں، ایک SOP کہ ماسک پہن کے رکھنا ہے اور دوسرا فزیکلس رکھنا ہے۔ فزیکل شفاعت، تھینک یو سو مچ زیری سے ہمارے ساتھ موجود تھے، کیونکہ ہم جو بار بار جو ورڈ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سمہاؤ دوبارہ سے سوشل ڈسٹینسنگ پہ آ جاتے ہیں، تو ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کرنی، ہمیں ایک فزیکل جو ڈسٹینس ہے دیٹ وی ہیو ٹو مینٹین، کیونکہ ٹرمینالوجی میں تھوڑا بہت ڈفرینس ہے اور پورے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں اس سے۔ تو ایگزیکٹلی جناب، اور یہ فاصلہ بڑا ضروری ہے، خاص طور پہ ایسے انوائرمنٹ میں جس میں آپ اپنے دیگر کولیگز کے ساتھ 3 سے 6 گھنٹے ایک کلاس روم میں بیٹھے رہیں گے۔ بڑا مشکل ہے کہ ایسے انوائرمنٹ میں اگر کوئی ایک آدمی انفیکٹڈ ہے تو دوسرے میں علامات منتقل نہ کرے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، اور لاہور کا رخ کرتے ہیں۔ ہمارے نمائندے حسن حفیظ موجود ہیں ہمارے ساتھ، جو کہ اس وقت صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ ہیں، ان سے ذرا بات چیت کرتے ہیں۔ اوور ٹو یو حسن۔ جی گڈ مارننگ شفاعت اور مدیحہ جی، اس طرح سے اسکول کھلنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے اور خاص کر کے کرونا وائرس کے کیسز میں بھی خاطر خواہ کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ محکمہ صحت پنجاب کافی کوشش کر بھی رہی ہے، اور جو مین چیلنج اب دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہ کہ اسکول کھل رہے ہیں اور اس میں بچوں کو کیسے مینیج کیا جائے گا، اساتذہ کو کیسے مینیج کیا جائے گا، SOPs پر کیسے عمل درآمد کروایا جائے گا۔ اس وقت صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ تھینک یو میڈم ہمیں ٹائم دینے کے لیے۔ کس طرح سے ایک بڑا چیلنج آپ کے پاس آ رہا ہے اور اسکول کھل رہے ہیں، کیا پلاننگ ہے؟ دیکھیے جی، الحمدللہ پہلے تو سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس وقت کرونا کے کیسز بہت کم ہو گئے ہیں، اور پنجاب کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس وقت کوئی 100 مریضوں سے بھی کم مریض ہوتے ہیں۔ انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم اسکول کھول رہے ہیں، اور اسکولوں کے لیے بھی ایک باقاعدہ SOPs بنے ہوئے ہیں۔ اسکولوں کے SOPs اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ ہر کلاس جو ہے وہ ہفتے میں 3 دن جایا کرے گی، مطلب ایک کلاس کو 2 بیچز میں ڈیوائڈ کیا جائے گا، اور وہ ہر بیچ جو ہے وہ 3 دن، مطلب A بیچ جو ہے وہ 3 دن جائے گا اور B بیچ 3 دن جائے گا۔ ہم رینڈم سیمپلنگ کرنے لگے ہیں، یعنی 5% جتنے بچے ہیں ہر اسکول میں، ہر 14 دنوں کے بعد 5% آف دا چلڈرن ول بی رینڈملی سیمپلڈ، یعنی ان کا ہم ٹیسٹ کریں گے، ان کا اور ان کے استادوں کا سب کی رینڈم سیمپلنگ ہوگی 5% کی دیکھنے کے لیے، اور اگر اس میں سے کوئی کیس نکل آیا تو پھر اس کے مطابق اقدام اٹھائے جائیں گے کہ ہم نے کیا آگے حفاظتی تدابیریں اختیار کرنی ہیں۔ کینٹین کے سٹاف جو ہوگا اس کا 100% کیا جائے گا، یعنی جتنی کینٹینز ہیں جتنے اسکولوں کے اندر، ان کے ہم نے 100% ان کے سٹاف کی اسکریننگ کریں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ بچوں کو بار بار یہ کہا گیا ہے کہ آپ مہربانی کر کے اپنا لنچ اپنے ساتھ لے آیا کریں، اپنا ایک ڈسپوزیبل گلاس ساتھ لے کے آئیں، آپس میں گلاس نہ شیئر کریں۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے کلیئرلی بتایا ہے کہ ہر 3 دن بعد 5% بچوں کے رینڈم سیمپلنگ، 14 دن بعد جو ہے وہ رینڈملی سیمپلنگ ہوگی، اور ساتھ ساتھ بچوں کو SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروانے کے لیے ان کے والدین کو بھی گائیڈ کیا گیا ہے، اسکول میں اساتذہ کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ کسی بچے کو بغیر ماسک کے کلاس میں نہ بیٹھنے دیا جائے، اور خاص کر کے جو ہینڈ سینیٹائزرز اور اس طرح کے دیگر SOPs ہیں، اسکول انتظامیہ اس پر عمل درآمد کرنے کے پابند ہوں گے۔ بالکل، بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ۔ ہمارے نمائندے حسن حفیظ ہمارے ساتھ لاہور سے موجود تھے۔ اور پیارے بچوں، اب آپ کو ہینڈ سینیٹائزر بیگ میں ضرور رکھنا پڑے گا، اور ساتھ میں آپ کو تو پتہ ہے کینٹین سے ہوگی بند، ریسیس ٹائم کوئی بھی نہیں ہوگا، تو امی کے ہاتھ کے چینی والے پراٹھے آپ کو کھانے پڑیں گے۔ بڑی زبردست جناب، یہ ایک دھمکی آمیز میرے خیال میں وارننگ ہے مدیحہ کی جانب سے۔ نہیں، امی کے ہاتھ کے چینی والے پراٹھے آگے جا کے بڑے یاد آئیں گے۔ شیرہ بہت زیادہ جو ہے نا ہاتھ گندے۔ خیر اس پہ ذرا ڈسکشن کرتے ہیں ہم بریک میں، لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک، اور بریک کے بعد بات کریں گے اس واقعے کے حوالے سے جس حوالے سے پوری قوم میں ایک غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ ہم بات کریں گجر پورہ گینگ ریپ کیس کے حوالے سے، جو کہ اب لگ رہا ہے سم ہاؤ منطقی انجام کو پہنچنے والا ہے، کیونکہ گزشتہ روز ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے، اور یہ پیش رفت اس وقت سامنے میں آئی جب ایک واردات کی گئی، اور اس پوری واردات میں ملوث شفقت دیپال پور سے پکڑا گیا، اور پھر اس کا DNA بھی میچ ہو گیا۔ ابتدائی بیان میں شفقت نے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ وہ پتھر کے ذریعے شیشہ توڑ کر اس نے گاڑی کے دروازے کھولے، خاتون نے گاڑی سے نیچے اترنے سے انکار کر دیا اور سخت مزاحمت کی۔ ہم نے بچوں کو باہر نکالا، سڑک کے نیچے جھاڑیوں کی طرف لائے تو ماں پیچھے چلی آئی۔
बच्चों पर असलहा तान कर मैंने और आबिद ने ज्यादती की। शफकत के साथ कोल्ड स्टोरेज में काम करने वाले 2 अफराद ने मुलजिम को शनाख्त किया। अमानत और फैसल को भी हिरासत में लिया गया। प्लांट ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਲੂਆਂ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਐਵੇਂ 1 ਮਿੰਟ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਾਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਲੂਆਂ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਲੂਆਂ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣੋ। ਅਮਾਨਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਛਾਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਰ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ 'ਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਮ ਹੈ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਮਾਨਤ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੋਏ। ਸ਼ਫਕਤ ਅਲੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਫਿਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗਏ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸਨ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਇਹ नहीं पता कितने लै गए कितने नहीं लै गए, बस अखां ते पट्टी बंदी सी। दूसरी जानब जो एंकर पर्सन फरिया इदरीस हैं, उन्होंने इंकशाफ किया है कि मुतासरा खातून ने जब पुलिस से रब्ता किया तो उनको कहा था कि मुझे 1000 रुपये का पेट्रोल चाहिए, तो उन्होंने पुलिस के साथ अपनी जो लोकेशन है वो शेयर की थी और साथ में की थी कि जो मुतासरा खातून का कहना है कि ये जो लोकेशन शायद इन मुजरिमों के पास भी थी, जिसकी वजह से उन्होंने उसको ट्रेस किया। और साथ में उन्होंने कहा कि इन दरिंदों ने घिनौनी कार्रवाई की, उसके बाद वो उनकी गाड़ी के डैशबोर्ड पे 1000 रुपये रख कर चले गए। उनका क्या कहना था ये भी आपको सुनवाते हैं। जब कॉल की उनसे पूछा गया कि आपको कितना पेट्रोल चाहिए घर पहुंचने के लिए, उसने कहा 1000 रुपये तक में मैं पहुंच जाऊंगी घर। जाते हुए उनके पर्स में से 1000 रुपये का नोट और उनका कार्ड वापस रख के आया एक बंदा। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ुल हसन चौहान। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। फयाज़ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फरिया इदरीस साहिबा ने कुछ इंकशाफात किए हैं, कुछ शकूक व शुबहात का इजहार किया है। उनको लगता है ये टिप ऑफ हो सकता है, टिप दी गई थी इन मुजरिमान को विक्टिम की लोकेशन की। इस हवाले से कहाँ जारी है तफ्तीश और कोई ऐसी कंसिडरेशन है हुकूमत की? उसके हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, मैं ये समझता हूँ कि 4 दिनों में बड़ी एग्जैक्ट, करेक्ट, ऑप्टिमल और बिल्कुल सही डायरेक्शन में जो है ना ये पंजाब पुलिस ने आईजी पंजाब इनाम गनी साहब की क़यादत में और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की सरपरस्ती में ये किया। और एक अंधा जुर्म के जिसमें सिर्फ एक गवाह था कि जो खुद विक्टिम था, और विक्टिम ज़हनी तौर पे नफसियाती तौर पे इतना दबाव का शिकार था कि उसने तफ्तीश के अंदर 1% भी किसी किस्म की पार्टिसिपेशन नहीं की। उसके बावजूद इस अंधे जुर्म का सुराग 72 घंटों के अंदर लगा के 72 घंटों के अंदर ही उसका 2 जो मरकज़ी मुलज़िम थे उसमें से एक मरकज़ी मुलज़िम गिरफ़्तार किया। उसने इतराफ़ जुर्म किया, उसका DNA टेस्ट हुआ, DNA टेस्ट मैच हुआ तो ये गिरफ़्तार हो गए। तो असल तो ऑब्जेक्टिव ये था और ये क्लियर चीज़ें होगी। बाकी जो नाअहली है, नेग्लिजेंसी है कि वहाँ मौके पे पहुँचे नहीं पहुँचे, उसमें सारी चीज़ें आ चुकी हैं कि 130 के ऊपर मोहतरमा ने कॉल की थी। 130 बुनियादी तौर पे वो मोटरवे की यह हेल्पलाइन है, पुलिस की हेल्पलाइन नहीं है। वो मोटरवे की असिस्टेंस के लिए जो ना हेल्प के लिए कि जो छोटी मोटी ये जो पेट्रोल शेट्रोल ख़त्म हो गया, पंचर हो गया, गाड़ी ख़राब हो गई, इस किस्म के जो मामलात होते हैं। अब ये जो मुराद सही साहब ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, ये मोटरवे नहीं है। ये मोटरवे स्टार्ट होने से पहले लाहौर का रिंग रोड है। ये उस रिंग रोड का हिस्सा है जो बिल्कुल एडजेसेंट बन जाता है, लेकिन उसकी भी अभी कंप्लीशन नहीं हुई थी। तो ये वो आपसे ही कह रहे हैं, हम इस वाले से बात भी नहीं कर चुके थी या नहीं थी। लेकिन फयाज़ुल हसन चौहान साहब ये मुझे ज़रूर बताएगा कि जैसे फरिया इदरीस जो कि लग रहा है कि उनकी बातचीत है मुतासरा खातून से, और वो मुतासरा खातून ने जिनको बात बताई कि उन्होंने पुलिस को बताया था कि मुझे 1000 रुपये का पेट्रोल चाहिए था, और ये जो मुजरिम है ये भी जाते हुए जो 1000 रुपये उनके डैशबोर्ड पर रख के चले गए थे। तो कैन यू कनेक्ट द डॉट्स? आपको नहीं लगता कि इस पर भी तफ्तीश होनी चाहिए या फिर ये महज एक इत्तेफाक था? देखें, इस चीज़ को अगर हम डिस्कस करते हैं तो इसका मतलब है इससे ये साबित होता है, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा
کہ یہ 1000 روپیہ کیونکہ پولیس والے سپوز رکھ کے گئے ہیں تو کہیں پولیس والوں میں سے تو کوئی بندہ نہیں تھا، لیکن اب وہ چیز نہیں رہی، اب وہ چیز کلیئر ہو گئی ہے. شفقت پکڑا گیا. شفقت جس طریقے سے پکڑا ہے وہ پراپر ایک انویسٹیگیشن کا ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ سے تیسرے سٹیپ سے ایک ملزم جناب سسپیکٹ، اس کے بعد دوسرا سسپیکٹ، اس کے بیانات کڑی سے کڑی ملا کے یہ بندہ گرفتار ہوا اور اس نے اعتراف جرم کیا. اس نے ایک ڈیٹیل بتائی، اکٹھے کیسے ڈکیتیاں کرتے رہے. ریپ کے حوالے سے اس نے بتایا شیخو پورہ کے اندر 1 مہینہ پہلے اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی. ڈی این اے ٹیسٹ ہوا، ڈی این اے ٹیسٹ اس کا میچ ہو گیا خاتون کے ڈی این اے کے ساتھ. بہت بہت شکریہ. افضل حسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا کہ پولیس کا جو ٹپ آف ہے اس طرف شکوک و شبہات اٹھ رہے ہیں، انہوں نے اس جانب گریز کیا. البتہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی تفتیش ٹھیک ہوئی ہے اور پولیس صحیح کام کری. ہمارے نمائندے نعیم حنیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے، ذرا ان سے جانتے ہیں. نعیم صاحب، ابھی فیضل حسن چوہان صاحب کو آپ نے سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی پولیس نے تفتیش ٹھیک کی ہے اور خاتون نے بالکل کوئی تعاون نہیں کیا، لیکن پھر بھی پولیس نے ایک اندھے جرم کو ٹریس کیا ہے. آپ پولیس کی جو کارروائی ہے اور جس طرح سے پولیس نے اس مقدمے کو فالو اپ کیا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ گجرپورہ تھانے سے لے کر قومی اسمبلی تک ایک بحث چل رہی ہے ابھی تک کہ یہ موٹر وے تھا، یہ موٹر وے نہیں تھا، یہ رنگ روڈ تھا، یہ رنگ روڈ نہیں تھا، یہ لنک روڈ تھا، یہ لنک روڈ نہیں تھا. میں تو بس اس بات کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب جو ہے وہ ذمہ داران یہ کہہ دیں کہ یہ لنک روڈ یا فلاں روڈ تھا مگر اس کا تعلق بھارت سے ہے، اس روڈ کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے، یہ کوئی پاکستان کی شاہراہ نہیں تھی. صرف یہ کہنا باقی ہے. تو بالکل میں پولیس کی جو کارکردگی ہے وہ ایک ہی بات میں ثابت ہو جاتی ہے کہ ابھی تک جتنی کارروائی ہوئی ہے وہ جیو فینسنگ کے ذریعے ہوئی ہے، وہ فون ٹریس کرنے کے ذریعے ہوئی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ فرانزک جو لیب ہے اس کے ذریعے ملزم جو ہیں وہ ٹریس ہوئے ہیں. پولیس کا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے. پولیس کی پرفارمنس میری نظر میں زیرو ہے، اور زیادہ سے زیادہ اگر کوئی بیان آتا ہے پولیس کی طرف سے تو وہ خاتون کو کہا جاتا ہے کہ آپ گھر سے کیوں نکلیں. خاتون کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، خواتین کو شام کے بعد گھر سے. جو بھی آپ نے پولیس کی پرفارمنس کے حوالے سے بات کی، جو کہ مرکزی ملزم عابد جس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اب کافی زیادہ قریب پہنچ کر جلدی اس کو گرفتار کر لیا جائے گا. جب اس کو بھی گرفتار کرنے کے لیے گیا تو سم ہاؤ جو سیکریسی ہے اس کو ملوث خاطر نہیں رکھا گیا، اس نے پولیس کو دیکھا وہ بھی آرام سے فرار ہو گیا. تو اب اس حوالے سے کیا اپڈیٹ مل رہی ہے؟ یہ عابد کب تک پکڑا جائے گا؟ تمام تر چیزیں تو ہم نے میڈیا پہ بھی شیئر کر دی ہیں اس حوالے سے. دیکھیں باقی تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہوں گا، اور جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے ان کے، اور ٹیکنیکلی اس کو ٹریس کیا گیا باقی لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ ہی مدد فرمائیں گے کہ آج امید ہے کہ آج عابد بھی کسی بھی لمحے اس کی گرفتاری عمل میں آ جائے گی، یا وہ خود کو سرنڈر کرتا ہے، خود پیش ہوتا ہے. ادروائز جو ہے صورتحال بہت ہی اس وقت تکلیف دہ ہے اور بہت ہی افسوسناک ہے. یہی وجہ ہے شاید کہ ابھی تک متاثرہ خاتون جو ہے وہ مزید کارروائی سے گریزاں ہیں. شاید ان کو عدم اعتماد ہے. ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا، جو آپ نے فریاد ریس والی بات کوڈ کی کہ انہوں نے کس نمبر پہ کال کی اور کس نمبر پہ اپنی واٹس ایپ لوکیشن جو ہے وہ بھجوائی، اور کس طرح سے ان کی یہ لوکیشن جو ہے وہ لیک ہوئی، اور کس طرح سے جو انہوں نے وہ بات کی کہ مجھے 1000 روپے کا پیٹرول ریکوائرڈ ہے، اس میں میں گجرانوالہ پہنچ جاؤں گی. اور وہ جب وہ ان سے پرس چھین لیا گیا اور وہ پرس سمیت سارے ان کی باقی چیزوں سمیت ان کو جاڑیوں میں جنگل میں لے جایا گیا، جن پر اب بہت بڑے سوالات اٹھتے ہیں کہ ایگزیکٹلی وہ لوکیشن اور وہ جو بات کی گئی تھی کہ مجھے 1000 روپے چاہیے، وہی 1000 روپے یہی مجرمان ڈیش بورڈ پہ رکھ کے چلے گا. اس کا مطلب ہے دے ہیو سم بیک اپ، کچھ تو ہے ان کے پیچھے، کوئی نہ کوئی تو ایسے ہاتھ ضرور موجود ہے. بہت شکریہ جی. نعیم حنیف ہمارے ساتھ موجود ہے. ملک میں جو زیادتی کے جو واقعات ہیں، چاہے وہ بچوں سے ہوں چاہے وہ خواتین سے ہوں، یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، اور اسی حوالے سے حکومت نے جنسی زیادتی کے مجرموں کو نامرد بنانے کا قانون لانے کا فیصلہ کر دیا، اور وزیر اعظم عمران خان نے ایسے عادی مجرموں کو نامرد بنانے کے لیے قانون بنانے کی منظوری بھی دے دی ہے، جس کے بعد وفاقی وزیر فیصل واڈا نے بل کے ڈرافٹ پر اب کام بھی شروع کر دیا. توقع کے مطابق یہ بل عنقریب قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. حکومتی ذرائع کے مطابق زیادتی کے مجرموں کو اب پھانسی دینے کا قانون بھی لانے کی کنسیڈریشن زیر غور ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے
ऐसे आदि मुजरिमों को नामर्द बनाने का कानून की मंजूरी अभी तक वो दे चुके हैं, जिसके बाद वफाकी वजीर फैसल वाडा ने ड्राफ्ट बनाने पर काम शुरू कर दिया है। तवक्को के मुताबिक ये बिल अनकरीब कौमी असम्बली में पेश कर दिया जाएगा। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। पुलिसिंग के रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए सबकी। नंबर 2, लेजिस्लेशन चाहिए, इनको इबरतनाक सजाएं देनी चाहिए। मेरे ख्याल में तो इनको चौक पे लटकाना चाहिए रेप की, और ये जो बच्चों से करते हैं, क्योंकि ये याद रखें वो बच्चों की ज़िंदगी तबाह, उनके माँ बाप। अच्छा, और दूसरी चीज़, आपको ये नहीं पता कि कितने केस अंडर रिपोर्टिंग है इसकी। बदकिस्मती से जब हमने डिस्कशन की तो कहा कि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसमें बताया उन्होंने कि यूरोपियन यूनियन ने हमें GSP स्टेटस दिया हुआ है ट्रेड का, तो वो इफेक्ट हो जाएगा। मैं उसके बाद समझता हूँ इसकी कैस्ट्रेशन होनी चाहिए, केमिकल कैस्ट्रेशन। अब ये कई मुल्कों के अंदर मैं पढ़ रहा हूँ, आगे से कुछ कर ही ना सके। जिस तरह मर्डर होता है 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, उसी तरह इसको भी ग्रेड करें, और जो 1st डिग्री हो उसको तो कैस्ट्रेशन करें। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब केमिकल कैस्ट्रेशन के हवाले से बात कर रहे हैं। बिल ड्राफ्ट करने के हवाले से भी कह दिया गया है, और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PTI के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। फैसल साहब, आप खुद इस बिल पे काम कर रहे हैं फैसल वाडा के साथ मिलके, कुछ अहम नुकात ज़रा हमारे साथ शेयर कीजिएगा इसके। जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यह सज़ाओं को सख्त करना है, नंबर 1। नंबर 2, कन्विक्शन को बढ़ाना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, पूरी दुनिया का है कि कन्विक्शन रेट कम है, जिससे डिटरेंस फिर पैदा ही नहीं होती। और तीसरी चीज़ है इन सज़ाओं को निशान इबरत बनाना है। तो डिटरेंस पैदा करना बहुत ज़रूरी है, खौफ पैदा करना बहुत ज़रूरी है। आए दिन केसेस बढ़ रहे हैं। और नंबर 1 चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये ज़ैनब अलर्ट बिल जो है ये बहुत ही कम्प्रिहेंसिव बिल था, और आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा हम इसको पुश करते रहे और कमेटीज़ के अंदर इसने काफ़ी टाइम लिया था, लेकिन बिल आखिर जब बिल पास हुआ, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन होने जा रही है। अच्छा, उस बिल के अंदर भी स्पीडी सिस्टम, अलर्ट्स, रिस्पॉन्सेज, रिकवरीज, इन्वेस्टिगेशंस, ट्रायल्स, रिहैबिलिटेशन, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। और अगर पुलिस वाला कार्रवाई वक्त पे नहीं करता तो पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। अच्छा, अब पनिशमेंट्स जो हैं, इसी के अंदर पनिशमेंट्स जो हैं उस पे उनको मज़ीद सख्त किया जाएगा। केमिकल कैस्ट्रेशन जो है, अब दुनिया इसकी तरफ जा रही है, बहुत से ममालिक इसकी तरफ गए हैं। इस पे हम रिसर्चर्स को, साइकियाट्रिस्ट को, बाकी लोगों को साथ बिठा के उनकी राय ले रहे हैं। पार्लियामेंटेरियंस के अंदर एक कंसेंसस पैदा करेंगे और ये कम्प्रिहेंसिव बिल हम लेकर के आएंगे ताकि सज़ाओं को सख्त करें। सज़ाओं का सख्त होना भी ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरी जो चीज़ है वो है कन्विक्शन। कन्विक्शन रेट बहुत कम है। और स्पीडी जस्टिस देखें, अब बहुत अरसा गुजर जाता है, अच्छा लोगों की जमानतें हो जाती हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि क्यों भाई, जब जमानतें हो जाती हैं, अब ये जो बंदा है, ये आबिद जो है, ये गैंग रेप में था, ये कैसे फिर रहा है और इसको इजाजत कैसे थी? एग्जैक्टली फैसल, ये मेरी बात के देखिए, 2013 में इस शख्स ने माँ और बेटी का घर में उसके बाप भाइयों को बांध के रेप किया था। उसके बाद इतना भी दर्ज हुआ, समहाउ उसको फिर बरी कर दिया गया, क्योंकि कहा गया कि जी फैमिली पे प्रेशर इतना डाला गया, कुछ सुलह करनी पड़ गई। ऐसे मामलात में बहुत सारे ऐसे केसेस देखते, रेप केसेस होते हैं जहां पर बाद में जो बेचारी विक्टिम है उसको प्रेशराइज किया जाता है कि सुलह कर लो, माफ कर दो, वरना अंजाम बुरा होगा। अगर ऐसा होता है और बेचारी विक्टिम माफ कर दी, तो फिर स्टेट का रोल क्या है? जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं मदिया, और इसी के अंदर हम एक चीज़ लेके हमें आनी पड़ेगी और इस पे कानून दान से मशवरा करके हमें ये चीज़ लानी पड़ेगी कि जब आप सुलह करते हैं, देखिए वो असल में सुलह नहीं होती, वो ब्लैकमेलिंग होती है। वो होता ये है कि ये क्योंकि हर एक की अपनी इलाके में इज्जत की बात होती है, बाकी चीज़ों की बात होती है, तो वो उस पर पर्दा रखने के लिए ये सुलह नहीं होती, ये ब्लैकमेलिंग करते हैं। तो इसको भी कानून के अंदर ऐसी चीज़ लानी चाहिए जिससे ये चीज़ें ना हो सके। कन्विक्शन जब तक नहीं होगी, हमें देखिए, मैं पहली बात ही मैंने की, हमें कन्विक्शन की तरफ जाना है। हमें जब कन्विक्शन हम बढ़ाएंगे, और ये बाय द वे ये प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये प्रॉब्लम यूके का भी है, ये प्रॉब्लम बाकी ममालिक में भी है, कन्विक्शन रेट बहुत कम है। अच्छा, फिर जब जो सज़ा हो रही है ना, उसको लोगों को दिखाना भी ज़रूरी है, यानी कि निशाने इबरत बनाना ज़रूरी है, जिससे डेटरेंस पैदा होती है। अच्छा, जो लोग कहते हैं ना
ہمارے کچھ وزراء ہیں, کچھ اور ساتھی ہیں, وہ اچانک سے ٹویٹ کر دیتے ہیں, اردو زبان میں ٹویٹ کر دیتے ہیں. جو تھوڑی وہ ڈیٹرنس ہوتی ہے وہ بھی ختم کر دو بھائی. کیوں کرتے ہو ٹویٹ؟ آپ انٹرنل بات کر لینا. اگر آپ سر عام پھانسی کے مخالف ہیں, آپ کیسٹریشن کے مخالف ہیں, تو آپ انٹرنل ان چیزوں کو ڈسکس کر لیں. جب آپ پبلک میں جا کے ٹویٹ کر کے اردو زبان میں ٹویٹ کرتے ہیں تو ڈیٹرنس کہاں رہی؟ پھر تو یہ ہوئی کہ جی ہمارے لیے بھی کچھ ہو رہا ہے شاید. انسانی حقوق ان بچوں کے, بچیوں کے, عورتوں کے ہوتے ہیں, ان درندوں کے انسانی اس سے حقوق بھی نہیں کہیں ہوتے. زیادہ امپورٹنٹ فیصل صاحب یہ ہے کہ کنوکشن جیسے آپ نے خود نشاندہی کی اس کو مؤثر بنایا جائے, میڈیکل ایویڈنس کو مضبوط تر بنایا جائے اور ایسے مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. بہت شکریہ جی, سینیٹر فیصل جاوید خان ساتھ موجود تھے. خواتین و حضرات, یہاں پر وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. شفاعت, ویسے آج جو اسکول بچے گئے نا موڑ کے, وہ بڑے پریشان تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی رات کو بجلی نہیں تھی, ساری رات بجلی نہیں تھی, اور مطلب کوئی اسکیجول بجلی لوڈ شیڈنگ بھی نہیں تھی, لیکن ساری رات تھی نہیں. جی جناب, اور کئی علاقے ہیں کراچی کے, خاص طور پہ اورنگی ٹاؤن کے, محمد نگر سیکٹر 11A کے مکینوں کو کل دوپہر سے بجلی کی بار بار بندش کا سامنا کرنا پڑا. ہر گھنٹے بعد 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی رہی. ایف بی ایریا, عزیز آباد کے مختلف بلاکس میں بجلی غائب رہی. کورنگی میں تقریباً کورنگی میں, لانڈی کے مختلف علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ رہی ہے, اور کافی زیادہ جو وہاں کے لوگ تھے وہ غریب ٹینشن میں آ گئے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. بلدیہ ٹاؤن میں, اتحاد ٹاؤن میں, وہاں پہ بھی مختلف علاقوں میں بجلی معطل رہی, اور گرمی کل جو تھی اور آج بھی ہے ماشاءاللہ سے, اور ہبس شدید ہوا, ایک ذرہ نہیں چل رہی. ایک تو گرمی, دوسرا ہبس, اور اس کے بعد لوڈ شیڈنگ. اور پھر کل ہم نے اسپیسیفکلی دیکھا کہ کس طریقے سے جو بوم بوم آفریدی ہے, انہوں نے بھی کافی الیکٹریکل تنقید کی. انہوں نے ایک ٹویٹ کی, اور انہوں نے ٹویٹ میں کہا کہ الیکٹرک پر زور شاٹ لگاتے ہوئے کہا کہ الیکٹرک والوں پوچھنا تھا کہ اب تو بارش بھی نہیں ہے, نیا بہانہ بتا دے تاکہ بجلی کس وجہ سے نہیں ہے. اللہ کرے جی بجلی جلدی آ جائے اور یہ مسئلہ حل ہو جائے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرا پہ. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے گجرپورہ کیس کے حوالے سے, اور اب نظر ڈالیں گے کراچی پہ. کراچی میں چند دن پہلے ایک اندوہناک واقعہ پیش آیا تھا, اور وہ واقعہ تھا کراچی کے علاقے عیسیٰ نگری میں معصوم بچی مروہ کے ساتھ زیادتی کے بعد قتل کا جرم, جس کے بعد ہم نے اپنے شو میں اس کو ڈسکس بھی کیا تھا. ان کے گھر والے, ان کی دادی بھی ہمارے شو میں آئی تھی. اس کیس کے حوالے سے ذرا بات کریں گے, کچھ پیش رفت ہوئی ہے, ساتھ ہی اور دیگر ایشوز ہیں جن پہ بات کرنی ہے. بالکل شفاعت, اور آج ہم اپنی عوام کو تھوڑا بہت موڈ بھی چینج کریں گے, اور کچھ کھانے پینے کے حوالے سے بھی ہمارے پاس بڑی زبردست قسم کی کچھ رپورٹس تیار ہیں. ہمارے نمائندوں نے بڑے زبردست قسم کے پیکیجز آپ کا دل للچانے کے لیے بھی, اور اگر آپ ان شہروں میں رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل بھی کرے کہ آپ فوراً جا کے ٹرائی کریں. بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن پہلے نظر آ لیتے ہیں کہ ٹاپ سٹوریز کیا ہیں 10 بجے کی. جناب, سب سے پہلے بات کرتے ہیں مروہ قتل کیس کے حوالے سے. کراچی کے علاقے عیسیٰ نگری میں معصوم بچی مروہ کے ساتھ زیادتی اور اس کے بعد قتل کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے. پولیس نے دو مزید ملزمان کو گرفتار کیا ہے, جن کے نام عبداللہ اور فیضو بتائے گئے. بالکل جی, عبداللہ اور فیضو افغانی نامی جو ملزمان ہیں, انہوں نے قومی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بھی بنا رکھے تھے. فیضو درزی اور ملزم عبداللہ ردی چننے کا کام کرتا تھا, اور یہ دونوں اسی علاقے میں مقیم تھے جہاں معصوم مروہ کا قتل ہوا تھا. اور پولیس کے دعوے کے مطابق فیضو نے مروہ کو اغوا کیا, زیادتی کی کوشش کی, جبکہ ملزم عبداللہ نے مروہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا. اور ذرائع نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ بچی کو قتل کرنے کے بعد بھی اس سے زیادتی
की गई है। ये यकीनन वो अमल है जो कि हैवान भी नहीं करते और उनको हैवान कहते हुए भी शर्म आ रही है। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं, कितनी तफ्तीश हो चुकी है और कितने करीब जो पहुंच चुकी है असल मुजरिमों के, ये पूछेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है हमारे क्राइम रिपोर्टर नज़ीर शाह, उनसे जानेंगे। नज़ीर, ये मैंने कहीं नहीं सुना कि आप एक बच्ची का रेप करें, उस बच्ची को कत्ल करें और आप उसको कत्ल के बाद भी रेप का निशाना बनाएं। ये तो बहुत संगीन नौइयत का केस है। कहाँ तक पहुँचा है ये? देखिए, दरिंदगी ये इंतहा है और ये केस आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। सिर्फ DNA की वजह से इंतज़ार किया जा रहा है, जबकि हमारे जो ज़राए पुलिस कहती है कि जो मुल्ज़िमान हैं, जो गिरफ़्तार हैं, वो कन्फेशन कर चुके हैं और एतराफ़ करने के बाद बाकायदा उन्होंने इंकशाफ भी किया कि किस किस तरीके से किया था और मुमकिन तौर पे आज या कल इस पे बाकायदा DIGs की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है। बहुत बड़ी आप बात बता रहे हैं कि मुल्ज़िमान इक़बाल जुर्म कर चुके हैं। जी बिल्कुल, इस पे पुलिस से हमारी बात हुई है। इक़बाल जुर्म किया? इसमें बताया जा रहा है कि 2 अफराद हैं जो इसमें मुलव्विस हैं और ये भी बताया जा रहा है कि वो काफ़ी करीबी, मतलब करीब घर के रहते थे। नवाज़ जो इससे पहले गिरफ़्तार हुआ था वो प्राइम सस्पेक्ट था, लेकिन पुलिस को चूँकि शुरू से शक था। असल में जो टेक्निकल जो सहूलत है, जियो फेंसिंग जिसे कहा जाता है, जियो फेंसिंग, जिस तरह ये लिंक रोड वाला केस हुआ तो वहाँ पर सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन एक्टिव था उस खातून का, उसके साथ 2 मुल्ज़िमान और आकर रुके तो वो 3 इसमें नंबर आ गए। लेकिन ये जो मरवा वाला केस है इसमें तो हर शख्स उसके दायरे में आ रहा था, तो कभी एक मोबाइल वहाँ से गुजरता था, कभी दूसरा मोबाइल, मतलब सेटेलाइट के थ्रू जियो फेंसिंग जो होती है, तो इसलिए पुलिस को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। और पुलिस का ये कहना है कि शुरू के 2 घंटे बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। अगर अगवा की कोई भी वारदात हो जाए तो मरवा की जो घर से निकली है सुबह 7 बजे निकली है और इनके घर वाले गए रात को 9 बजे थाने, और उसके बाद फिर पुलिस की जो इंटेलिजेंस सामने आई। बहरहाल उसके बावजूद पुलिस ने बहुत तेज़ी से इस पर काम करना शुरू किया है। सबसे अफसोस की बात ये कि 2018-19 में बड़ी लागत के साथ कराची यूनिवर्सिटी में DNA लैब कायम किया गया, जिसने अगर DNA उससे जल्दी फौरी तौर पे PIA क्रैश के भी वहाँ से रिपोर्ट्स आई थी। बिल्कुल, देखें अगर वो टाइमली दे देते। आप ये देखें कि मुल्जिम शफकत लाहौर में पकड़ा जाता है और 24 घंटे के अंदर उसकी DNA रिपोर्ट भी आ जाती है, जिससे साबित हो जाता है कि उसने भी ज़्यादती की थी। हमारे यहाँ मरवा कत्ल को कितने दिन हो चुके हैं, अभी तक DNA रिपोर्ट नहीं आ सकी। तो पुलिस तो हर जगह पुलिस तो पिसती तो है, लेकिन आगे जो दूसरे इदारे उनका भी काम बनता है। पुलिस ये कहती है कि अगर कराची यूनिवर्सिटी वक्त पर रिपोर्ट दे चुकी होती तो अब तक ये केस हल हो चुका था, जिसके बाद पुलिस भी अगर वक्त पे काम कर लेती तो ये केस होता ही ना। बिल्कुल, और पुलिस ने उसके बाद अब ये रिपोर्ट DNA भेजे हैं हैदराबाद। अब हैदराबाद से अगर ये आज आ जाएंगे तो एक हतमी बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा कि जो मुल्जिमान जो कन्फेशन करे, क्योंकि अदालत सबूत मांगती है। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये जो 2 नए लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनका कुछ ताल्लुक समझ में आ रहा है इस केस के साथ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? क्या मामला है? देखें, एसोसिएट्स हैं आपस में और उसी इलाके के इनके पड़ोसी हैं। ये एक दर्जी का काम करता है, एक अफगानी कचरा चुनने का काम करता है। मैं खुद वहाँ पर कई मरतबा गया हूँ, तो वो एक छोटा सा इलाका है, शायद आपको पता हो कि बराबर मिकासा, फिर ईसा नगरी, फिर करनाल बस्ती, इसके अलावा पुरानी सब्ज़ी मंडी, वो अंदरूनी इलाके हैं जहाँ पर पतली पतली गलियाँ हैं। कई लोग जो कोई पेट्रोल पंप पे, कोई कहीं काम करते हैं और शाम में वापस अपने घरों पे आते हैं, छड़े छाँट होते हैं, मतलब उनके फैमिलीज़ नहीं होती, अकेले रहते हैं, इस तरह के भी लोग हैं। तो पुलिस को शुरू में कुछ शक था इन पर कि इनके पड़ोसियों को भी इंटेरोगेट किया जाए, लेकिन प्राइम सस्पेक्ट वो शख्स था नवाज। अच्छा, एक और इसके अंदर अहम बात, यानी अभी तक की तफसीलात यही, अभी तक की जो तफ्तीश है वो यही है कि जो पड़ोसी थे उन्हीं में से कोई मुलव्विस था इस बच्ची के किडनैप और कत्ल। जी, जो 2 गिरफ्तार हुए हैं, अब्दुल्ला और फैजू। ओके। और जो पुलिस के आला अफसर ने एक और बात मुझे बताई है, जिसके अंदर ये बताया गया जो ये गिरफ्तार हुए हैं, जिन्होंने एतराफ़ भी किया है, अब सिर्फ DNA का इंतजार किया जा रहा है। तो ये पहले भी एक लड़की के साथ, एक बच्ची के साथ पकड़ा जा चुका है और उसके बाद एक्शन नहीं हुआ था, रफा दफा कर दिया जाता है जैसे इलाके में मामला होता है। FIR भी उसके आस दर्ज नहीं हुई थी? नहीं, कुछ भी नहीं थी। यही तो यहाँ पे तो पुलिस की गलती आ जाती ना। नहीं, देखें, ये छोटे इलाके होते हैं, यहाँ पर जब इस तरह का मामला होता है तो इलाका मकीन जो होते हैं ये रफा दफा करा देते हैं, मार के सॉर्ट आउट करा देते हैं। अच्छा, लेकिन इतने जो लोग इसमें गिरफ्तार किए गए जब तक, क्योंकि देखिए अभी तक उन्होंने कहा है कि एतराफ़ी बयान भी आ गया और जो ग्यूसम किस्म की जो हम हकाइक के फैक्ट्स अपने नाज़रीन के सामने शेयर करें, तो जब तक DNA रिपोर्ट नहीं आती तो बाकी जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया वो पुलिस की गिरफ्त में रहेंगे तब तक। नहीं, वो हिरासत, देखें
इन्होंने तकरीबन 31 लोगों को हिरासत में लेकर उनके DNA कराने थे, लेकिन जो ज़्यादा सस्पेक्ट थे तो टोटल 17 DNA हुए थे। 17 के बाद अब ये 2 और गिरफ्तार हुए तो आपके 19 DNA हो गए। जिनके DNA जो सस्पेक्ट है ना उनको छोड़ दिया गया, लेकिन वॉच में उनको घर छोड़ने की, इलाका छोड़ने की इजाज़त नहीं है। लेकिन जो प्राइम सस्पेक्ट है नवाज़, फैज़ू, अब्दुल्ला, ये पुलिस के पास मौजूद हैं, हिरासत में, और पुलिस जाहिर सी बात है मुलजिम है, कन्फेशन भी कर चुका है और बता भी चुका है। तो अगर सबसे ज़्यादा ये कि हमारे जो अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखें, एक बच्ची लापता होती है और सबसे पहले उसके घर वाले जाते हैं लेट, उसके बाद पुलिस लेट करती है, उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी का DNA लैब लेट करता है। तो हमारा तो सिस्टम शुरू से ही लेट चल रहा है। और हमने इस हवाले से हमने कोशिश भी की कि कराची यूनिवर्सिटी में जो लैब है कि जिस डिपार्टमेंट के जो हेड हमने कोशिश उनसे बात कर सके ताकि उनका मौक़िफ़ जान सके कि ऐसा क्या मसला है कि यहाँ पे जो DNA रिपोर्ट्स हैं वो इतनी लेट हो जाती है, लेकिन समहाउ उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी नज़ीर शाह मौजूद थे, और अभी हम आपको ले चलते हैं वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद जो हैं वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। देखें जी, पिछली हुकूमत के दौरान कुछ बसें आई थीं, लेकिन बदकिस्मती से उनके ड्राइवर्स का कोई बंदोबस्त नहीं था। तो इसलिए हम अब कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई तरीका ऐसा किया जाए कि सारी बसें जो हैं वो ऑनलाइन हों। लेकिन मैं इस हवाले से, क्योंकि ये हम सारे नेशन वाइड जा रहे हैं, कि ट्रांसपोर्ट का जो बच्चों को स्कूल तक पहुंचना या यूनिवर्सिटी तक पहुंचना, इसको भी मैं कहूँगा कि क्लोजली मॉनिटर किया जाए ताकि बसों में ओवर क्राउडिंग ना हो, ताकि उस तरीके से भी कोई अंदेशा ना हो बीमारी के फैलने का। नहीं, ट्रांसपोर्ट अगर आज नहीं चली तो चलनी चाहिए सर। पब्लिक सेक्टर में हमने कल नोटिफाई कर दिया था विद फॉलो अप ऑफ द SOPs कि उन्होंने बसें डिसइंफेक्ट करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके अलाउड है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो स्कूल से आने से पहले का मरहला है ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि स्कूल के मरहले हैं। तो इसलिए बसों को, ट्रांसपोर्टेशन को भी ख़ास तौर पे देखना होगा। देखिए, यूनिवर्सिटीज़ जो है इस वक्त पाकिस्तान में 215 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं, तकरीबन सब में हॉस्टल्स हैं। हम माइक्रो मैनेज नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि वाइस चांसलर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स और प्रिंसिपल्स जो हैं वो अपने हॉस्टल की खुद फैसला करें, लेकिन वो ये फैसला इस चीज़ को मद्देनज़र रख के करें कि जो बच्चों की जो तादाद है उसको मरहलावार उसमें इजाफा करें, और साथ बच्चों की तादाद में जो स्कूल जा रहे हैं उसे मरहलावार उसमें इजाफा भी करें। और आज का दिन शफात देखा जाए इट्स अ वेरी पॉजिटिव डे, क्योंकि 7 महीनों के बाद जो हमारा एजुकेशन का सिस्टम था, जो हमारा तदरीसी अमल था, वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अब बहाल हो गया। वालिदैन के कंसर्न्स हैं, लेकिन इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। जब देखा जाएगा कम से कम 2 हफ्तों तक मॉनिटर किया जाएगा कि बच्चों में खुदा न खास्ता इस सारे मामले के, और खास तौर पर भी तो बड़े स्टूडेंट्स में, बच्चे तो नहीं कह सकते उनको, मतलब बड़े आदमी हो गए, मतलब उसके बाद भी जो तो ऑब्वियसली अगर उनमें अलामात सामने आती हैं तो उसके बाद फैसला किया जाएगा और कंसिडर किया जाएगा कि छोटे बच्चों को स्कूल भेजना है या नहीं। बच्चों के हवाले से सबसे कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे मरवा कत्ल केस के हवाले से। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून ने बच्चों से ज्यादती के मुल्ज़िमान को सरेआम फांसी देने से मुतालिक तरमीमी बिल सेनेट में पेश किया है। नून लीग के सेनेटर जावेद अब्बासी ने तरमीमी बिल सेनेट में जमा करवाया है और बिल में उम्र कैद के मुल्ज़िम को मौत तक कैद में रखने की तजवीज़ भी दी गई है, व्हिच इज़ प्रीटी पॉजिटिव। बिल में ज्यादती के मुकदमात की सेशन कोर्ट के बजाय हाई कोर्ट में समाअत की तरमीम भी शामिल है। मुजव्वज़ा बिल में कहा गया है कि हाई कोर्ट रेप और ज्यादती के मुकदमात का फैसला 2 माह में करने की पाबंद होगी और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में दायर होगी। और सुप्रीम कोर्ट ज्यादती के मुकदमे की अपील हफ्ते में निपटाएगी। और मुजव्वज़ा बिल, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे जो केसेस हैं वो तूल पकड़ लेते हैं, और ये जो मुजव्वज़ा बिल है ये 2 के उसके मुताबिक सज़ाओं का इतलाक़ जो है वो 18 साल तक की उम्र के
बच्चे बच्चियों से रेप पर होगा। और इसी वाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। जावेद साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। जावेद साहब भी कहेगा कि आपने जो बच्चों से ज्यादती पर सज़ा से मुतालिक जो बिल सेनेट में पेश किया है, इस बिल में कौन कौन सी अहम तजावीज़ हैं जो कि पेश की गई हैं? क्या आपकी अपनी जमात मुस्लिम लीग नून से भी इस पर मुशावरत हुई है इस बिल पर? पहले भी इस पर एक दफा ट्राई हुई है, कुछ पेजेस के पास भी गया है, मामला हल नहीं हुआ। और हर रोज स्पेशली रैप और बच्चों के साथ जो इज्तमाही जाती है और वैसे जो जाती है उसकी केसेस बड़े बढ़ रहे थे। उसके लिए आज मैंने एक बिल सेनेट पाकिस्तान में जमा करवाया और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कल सेनेट पाकिस्तान इसको ले, शायद कल प्राइवेट मेंबर डे नहीं है लेकिन फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ले। उसमें 5-6 बड़ी चीजें की गई हैं। एक चीज मैंने ये कहा है कि उसमें या सजाएं मौत थी या उम्र कैद थी। उम्र कैद में मामले में ये था कि उसी दिन बाद क्योंकि एविडेंस ज्यादा नहीं होती थी, उम्र कैद अगर हो भी जाती थी तो पैरोल पे वो ले जाते थे बंदा, या तो 4 साल के बाद उसकी जमानत हो जाती थी, या वो अगर कुछ केसेस में सजा माफ होती थी तो 4 या 6 साल बाद बाहर आ जाता था। मैंने कहा कि उम्र कैद में उस मुजरम जो रेप का केस करेगा वो उम्र कैद उसकी जो है वो टिल डेथ वो जेल में रहेगा, ना उसे पैरोल मिल सकती है, ना उसे माफी मिल सकती है, ना उसे बेल मिल सकती है। तो जब तक उसकी डेथ तक नहीं होगा वो ये मुजरम जो है वहां रहेगा। दूसरा बड़ा जरूरी इशू ये था कि इस मुजरमों को जो है वो सरेआम फांसी में लटकाना चाहिए। ये दरिंदे हैं, ऐसे दरिंदों के लिए कोई रियायत नहीं करती है अदारा, न कोई स्टेट करती है, न करना चाहिए। ये जो तजवीज़ है कि मुजरमों को तादमे मर्ग कैद दी जाए, इस पे तो बात हो भी सकती है, लेकिन सरेआम फांसी के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद भी अपने जो है वो कमेंट कर चुके हैं। उस हवाले से हम फिर कभी इस डिस्कशन रखते हैं। लेकिन ये बताइए जो आपने बिल दिया है इट्स प्रीटी वेल ड्राफ्टेड और जिस तरह से आपने सजाएं तजवीज़ की हैं बात समझ में आती है। आपकी अपनी जमात से बात हुई, आपकी अपनी जमात के अरकान से आपने इसमें मुशावरत की है? देखिए जी, जो दिल रखने वाला आदमी है, जो समझता है कि पाकिस्तान में अमन हो, जिसके अपने घर में माएँ बहनें और बच्चे रहती हैं, जो समझता है कि अब इस रियासत पाकिस्तान में जालिमों और दरिंदों से छुटकारा आते तो वो मेरे इस बिल की सपोर्ट करेगा इंशाल्लाह। चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि कहते हैं ना बच्चे सबके साझे होते हैं, जो दीगर जमात के जो लोग हैं उनको भी इस पे काम करना चाहिए। अच्छा ये बताइएगा बासी साहब के सेनेट से मंजूरी के बाद इसको कानून बनाने के लिए इस बिल को कौमी असेंबली में भी पेश किया जाएगा, इस बारे में आपकी क्या तैयारी है? सेनेट में वही सारी सियासी जमातें हैं जिसको नेशनल असेंबली में वो जमातें जो है उनकी नुमाइंदगी है, तो वो सारे जो कल सेनेट में पास करेंगे इंशाल्लाह। नेशनल असेंबली का सेशन जारी है, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, हम कल चेयरमैन सेनेट से रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी से जल्दी सेनेट से पास हो, पूरा नेशनल असेंबली में जाए। नेशनल असेंबली इसी हफ्ते को करे, इसलिए इस हफ्ते को करेंगे ताकि ये जो अभी सियालकोट वाला जो मोटरवे, लाहौर से सियालकोट मोटरवे में जो सालमन ने जुल्म किया है, दरिंदगी का मुजाहरा किया है, बच्चों के सामने खातून के साथ जाती की, और दुनिया में आज सारी दुनिया में हमारा तमाशा इस मुल्क का लगा है, उनको सजाया जो है उसकी मौत दी जाए, पब्लिकली दी जाए, फौरी दी जाए। उनका बहुत बहुत शुक्रिया जी। सेनेटर बासी साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थी जी बच्चों की ज्यादती के हवाले से जो सजाएं हैं वो किस नौइयत की होनी चाहिए। अब मदिया हम जिस तरफ बढ़ने जा रहे हैं इसका ताल्लुक वैसे तो है एंटरटेनमेंट से, लेकिन वो तमाम लोग जो 80s और 90s वाले बच्चे हैं वो जरा नजदीक आ जाएं, बाकी बच्चे पीछे हो जाएं, वो समझ नहीं पाएंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं, समहाउ द सैड थिंग इज कि आज का जो बच्चा है और जो 80s और 90s के बच्चे हैं, समहाउ जो उनका ट्रस्ट था ना हमारे महकमे पुलिस से कि उनको था कि जी दे आर गोइंग टू सॉर्ट आउट ऑल द केसेस, तो शायद उन्होंने बचपन में ऐसी चीजें पढ़ी हुई जिसकी वजह से हमारा ट्रस्ट बहुत ज्यादा था। तो अब हम चाह रहे हैं खास तौर पे जी इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज और उनके 3 बच्चे, एक तो इंस्पेक्टर जमशेद खुद और उनके 3 बच्चे महमूद, फारूक और फरजाना। आप जब भी देखते थे फरजाना आती थी पैर पटकती हुई, गुस्से में भिन्नाती हुई कहीं ना कहीं निकल जाती थी, और महमूद उनका साहबजादा जो था वो एक बड़ा ब्रेव हार्ट किस्म का बच्चा, और खुद इंस्पेक्टर जमशेद भी। अब वो तमाम किरदार जिनके बारे में हम सुनते आए हैं बचपन में, पढ़ते आए हैं अपने बचपन से, और हर महीने 2 नावल आते थे मदिया, हर महीने। अच्छा समहाउ मैंने क्योंकि ना लड़कियों के शौक थोड़े मुख्तलिफ होते हैं तो मैंने नॉवेल्स ही पढ़े, बट आई एम ग्लैड वाई क्योंकि अब इस पर प्रॉपर जो है वो काम होने जा रहा है और उसको फिल्म की सूरत में तैयार किया जाएगा और ऑडियंस के सामने रखा जाएगा कि कोई बात नहीं कि अगर आप 80s और 90s के बच्चे तो क्या मसला है, 2020 के बच्चे भी जो है ना शेयर करना चाहता हूं। हम हमारे जो गली थी, हम गली
میں 7 لڑکے تھے جو ایک ایج کے تھے. تو what we used to do کہ ہم سب 2 روپے ڈال کے 14 روپے کا وہ ناول آتا تھا, تو ہم وہ ایک ناول خریدتے تھے اور پھر باریاں ہوتی تھی کہ 3 دن وہ ہر ایک کے پاس رہتا تھا اور وہ ختم کرنا ہوتا تھا. اچھا اس کے بعد انسپیکٹر جمشید نہیں کھیلتے تھے؟ نہیں وہ obviously مطلب وہ اتنی مشکل سے وہ ہوم ورک کا ٹائم چھوڑ کے چھپ کے جا کے جو ہے نا میں پڑھنا پڑتا تھا, اور اگر کبھی وہ مل جائے میری کیوریوسٹی بڑی شفاعت, تو اس حوالے سے جو ہمارے جو دوسرے ناظرین ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا, وہ ذرا ہم ان کے ساتھ ایک ٹریلر شیئر کرتے ہیں اس کا. تو جناب یہ بتائیے پاکستانی وہ لوگ جو کہ وہ جاسوسی تھرلرز ایکشنز کے جو ہے نا وہ ذرا شوقین ہیں, جو ذرا برطانوی کرداروں کے بارے میں ذرا زیادہ شوق رکھتے ہیں, ان کے لیے اب اطلاع ہے کہ انسپیکٹر جمشید چھوڑے شرلاک ہومز اور اب انسپیکٹر جمشید کی طرف آ جائیں. تو جناب اس ویب سیریز کو فلم میکر عدنان بٹ بنا رہے ہیں, تو ہم بھی اسی حوالے سے بات کریں گے عدنان بٹ سے. عدنان تھینک یو سو جوائننگ اس. عدنان مجھے بتائیے گا کہ اتنے زیادہ ناولز آئے ہیں, وائی آپ نے سوچا کہ جی میں نے انسپیکٹر جو ہے وہ اشفاق احمد صاحب کے انسپیکٹر جمشید کو ہی جو ہے اسی پر فلم بنانی ہے؟ میرے خیال میں پاکستان میں جو کانٹینٹ سب سے کم ایکسپلائٹڈ ہے وہ کڈس کانٹینٹ ہے, اور بچوں کا کانٹینٹ جو ہے وہ پاکستان میں آج تک کبھی اس طرح سے ایکسپلور نہیں ہوا. ہمارے پاس بہت زیادہ آپشنز اویلیبل نہیں تھیں جو کہ کڈس کانٹینٹ میں ہوتی, مگر اشتیاق صاحب انڈاؤٹڈلی واز آور فرسٹ چوائس, جو کہ ہم بچوں کے لیے پاکستان میں ان دا فارم آف اینیمیشن, ان دا فارم آف ویڈیو کانٹینٹ لے کے آنا چاہتے ہیں. اور اسی پروجیکٹ کے لیے وی ہیو اے کو کمپنی جو عمیر احمد کے ساتھ میری ہے, الف کتاب کے نام سے. اسی کی انہی ناولس کی جو کتاب کی شکل میں ڈسٹریبیوشن ہے وہ بھی اسٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے. تو ہمارے لیے ضروری بہت تھا کڈس کانٹینٹ میں وہ کام کرنا جس میں 3 انگریڈینٹس بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک مورل ویلیوز جو ہمارے کلچر میں دن بدن جو ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں, ان کو انیشیٹ کرنا کسی اس طرح کے فارم میں جو کہ بچوں کو انسپائر کر سکے, ایکسائٹ کرے, ان کو انٹائز کرے کہ وہ اس طرح کا کانٹینٹ دیکھیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری نیشنلزم جو ہے, جو پاکستانیت ہے ہماری, وہ کسی طرح سے انگیج ہو سکے. اور تیسری موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو, کیونکہ صرف یہ پاکستان کے لیے نہیں ہے, یہ ہر اس ملک میں جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں جو اردو زبان سمجھتے ہیں, تو ماڈرن ڈے میں یورپ میں, امریکہ میں, دیکھیں اس وقت کے دور کے حساب سے 2 بڑے رائٹر ابن صفی, ایم اے کلیم صاحب اور اشتیاق احمد صاحب, ایک بڑا فرق ہے. ادھر عمران سیریز میں ہم دیکھتے تھے کہ اٹ واز مور اباؤٹ گلیمر, اور وہ اس کے پاس ایک سپورٹس کار ہوتی تھی پاک ایشیا والی جو اس بیچ میں سے کٹ جاتی تھی, اس کے اندر میزائل تھے. انسپیکٹر جمشید کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا. وہ بہرحال اخلاقی تربیت, بچوں کے اوپر تھوڑا سا ان کی تربیت کے حوالے سے ذرا بات کرتے تھے, عوامی کردار تھا. تو آپ اس سیریز میں ان چیزوں کو بھی انکارپوریٹ کریں گے؟ فیکٹرز ہیں ہمارے لیے بہت ضروری تھے. ایک فیل گڈ فیکٹر, مورل ویلیوز. دوسرا نیشنلزم جو ہماری پاکستانیت ہے اس کو اجاگر کرنا. اور تیسری چیز ہے ہماری اردو زبان کی ترویج. تو یہ تینوں چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری تھیں. اور اس کانٹینٹ میں ہم نے جب اس کو اسکرین پلے کروا رہے ہیں, جب اس کی ڈرامائی تشکیل ہونی ہے, جب اس کی ایگزیکیوشن ہونی ہے, جس طرح کے ٹیلنٹ کو شارٹ لسٹ کیا جا رہا ہے, تو ہماری 100% آبجیکٹیو یہی ہے کہ اس میں پاکستانی فیکٹر ضرور سامنے آئے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کی پروڈکشن کوالٹی, اس کی اسکرپٹ رائٹنگ, اس کا جو کور میسج ہے وہ آج کی جنریشن کو سمجھ آ سکے. سو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہماری جو ٹارگٹ ایج گروپ ہے وہ 13 سے لے کر 13 to 18 جو ہے وہ کور ہے, اور اس کے علاوہ پھر 35 to 40 ایئرز اولڈ جو ہیں وہ انہوں نے خود اپنے ٹائم پہ 80s میں, لیٹ 80s میں, ارلی 90s میں اس سیریز کو پڑھا ہوا ہے. سو ہم ڈیفینیٹلی ان مورل ویلیوز کو, اور ان کے فینس جو ہیں انسپیکٹر جمشید کے اور اشتیاق صاحب کی رائٹنگ کے, وہ اتنے فنیٹک ہیں اس سیریز کے بارے میں کہ ہم بہت زیادہ رانگ فوٹنگ پہ کر نہیں سکتے. تو اس لیے میرے ساتھ شفاعت بھی بیٹھے ہوئے, ایون شفاعت از ویری لائک کیونکہ ہے کہ کب آئے گی اشتیاق احمد صاحب کی جو یہ کہانیوں پہ مبنی جو آپ کی ویب سیریز ہے, ویژولی اٹ لکس ریئلی اسٹرانگ. سو کب ریلیز کرنے جا رہے ہیں آپ یہ؟ ابھی ہم نے اس کا پرومو جو ریلیز کیا ہے اس کا مقصد یہی تھا کہ آڈینس تک ایک بہت بیسک سا ٹیزر اپنا پہنچا سکیں اور ایک لٹمس ٹیسٹ کر سکیں کہ آڈینس
اس کو ریسیو کس طرح سے کرتی ہے. تو the response has been phenomenal. We've been getting a lot of good feedback from the publishers, from the broadcasters, from the normal audiences, people who have actually read the series. So اب پرومو کے بعد اس کی پری پروڈکشن پہ اس پر کام شروع ہو چکا ہوا ہے اور انشاءاللہ in 2 to 3 months ٹائم ہم اسے سیٹ پہ لے جا چکے ہوں گے اور امید ہے کہ انشاءاللہ Q1 2020 انشاءاللہ اسے بہت بہت شکریہ جی. عدنان بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انسپیکٹر جمشید سیریز کے سارے فینز آپ تیار ہو جائیں, کانٹینٹ آنے والا ہے. اور ہم کیوں تیار ہو جائیں جناب؟ ہم اس لیے تیار ہو شفاعت کیونکہ ٹھنڈی چائے ہوگی تھی ہماری تو اس کو گرم کرنے کا ٹائم ہو گیا. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں باخبر سویرا میں. اہم خبر شامل کرتے چلیں. پاک فضائیہ کا طیارہ پنڈی گھیپ کے قریب گر کر تباہ ہو گیا ہے. ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق طیارہ معمول کی تربیتی پرواز پر تھا کہ وہ پنڈی گھیپ کے قریب گر کر تباہ ہوا. ہمارے نمائندے لئیک ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے تفصیلات جانتے ہیں. جی لئیک. جی, پاک فضائیہ کے ترجمان کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ پاک فضائیہ کا ایک طیارہ پنڈی گھیپ کے قریب گر کر تباہ ہوا ہے. معمول کی تربیتی پرواز پر تھا جب کسی خرابی کی بنا پر یہ گر کر تباہ ہوا. البتہ پائلٹ جہاز سے بحفاظت اترنے میں کامیاب رہے ہیں اور زمین پر کسی قسم کے جانی اور مالی نقصان کی بھی تصدیق نہیں ہوئی. اس واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے ایئر ہیڈ کوارٹرز نے ایک اعلیٰ سطحی بورڈ تشکیل دے دیا ہے جو اس بات کا جائزہ لے گا کہ اس طیارے کو حادثہ کن وجوہات کی بنا پر پیش آیا. جی صحیح, بہت شکریہ علیہ رحمانہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. دوسری جانب کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کئی ماہ 7 ماہ کے وقفے کے بعد آج سے تعلیمی ادارے شروع ہو رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار نے ٹویٹ بھی کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ طلباء کے لیے ماسک کا استعمال لازمی ہے. ساتھ ہی سکولز میں طلباء اور اساتذہ کی مسلسل مفت رینڈم ٹیسٹنگ بھی کریں گے تاکہ کورونا کی وبا دوبارہ سر نہ اٹھا سکے. اور اب ذرا نظر ڈالتے ہیں سندھ پہ. سندھ کے مختلف علاقوں میں بڑا سیلابی ریلا گزشتہ ہفتے داخل ہوا تھا. سیلابی ریلا اب کم ہو چکا ہے لیکن تباہ کاریاں ابھی بھی جاری ہیں. ہزاروں افراد متاثرہ علاقوں سے نقل مکانی کر گئے ہیں. بارشوں اور سیم نالے کا سیلابی پانی 15 روز گزر جانے کے باوجود نہیں نکالا جا سکا جس کے باعث نواب شاہ کی تحصیل دوڑ کے 50 سے زائد دیہات زیر آب ہے. بالکل جی, اور دادو کے اطراف بھی صورتحال ایسی ہی ہے. دادو کے اطراف میں درجنوں دیہات جو ہیں وہ زیر آب آ گئے ہیں اور کیچڑ کے باعث وہاں پر اب تعفن بھی اٹھ رہا ہے. مختلف علاقوں میں وبائی امراض پھیلنے کا بھی خدشہ پیدا ہو گیا اور سڑکوں کے طرف ڈیرے ڈالنے والے متاثرین اب یہ کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت کو دعووں کے بجائے اب عملی اقدامات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. دنوں کے کوئی کچھ بھی نہیں ہوا. ہمارے گھر ڈوب گئے ہیں, فصل ڈوب گیا, کوئی پوچھنے والا کوئی بھی نہیں آیا. سارے ہم ڈوبے ہوئے ہیں, گھر گرے ہوئے ہیں. کبھی بچے وہاں لے کے چلے جاتے ہیں, کبھی وہاں. کوئی بھی پوچھنے کے لیے کوئی بھی ایسی نہیں آئی ہے حکومت جو ہمارے سے پوچھے, یا کوئی بھی ایسا محکمہ نہیں آیا ہے کہ بھائی آپ لوگ کیسے ہو کیسے نہیں ہو. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے والے صوبائی وزراء اور اراکین اسمبلی میں کورونا مثبت آیا ہے جس کے بعد وہ آئسولیشن میں چلے گئے ہیں. اس میں امیر شبیر بچرانی, قاسم نوید قمر, رکن صوبائی اسمبلی امداد پتافی اور دیگر شامل ہیں. بالکل شفاعت, اس کا مطلب اب سچویشن یہ ہے کہ جن سیلابی علاقوں کا انہوں نے دورہ کیا ہے وہاں پر کرونا جو وائرس ہے دیٹ سٹل ایگزسٹ اور وہاں کے لوگوں کے لیے اب یہ کتنا اس حوالے سے مشکل ہوگی. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں نواب شاہ سے AIY نیوز کے نمائندے رضوان تھیبو. رضوان, آپ سے بھی بات کریں گے اور ساتھ میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گی نصرت عباسی صاحبہ بھی, ان سے بھی ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے. رضوان, آپ مجھے بتائیں ایگزیکٹلی ابھی آپ کون سی جگہ پر موجود ہیں, سچویشن آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہاں پر؟ جی, میں اس وقت موجود ہوں دوڑ تحصیل میں جو ضلع بے نظیر آباد کی بڑی تحصیل ہے جہاں بارش کے سیم نالے کے پانی بفر گیا ہے. دوڑ شہر اور ریلوے ٹریک کو بچانے کے لیے ضلعی انتظامیہ نے دوڑ کے قریب سینا نالے کو کٹاؤ دے کر دیہی علاقوں میں پانی چھوڑ دیا ہے جس سے 52-50 دیہات
ज़ेर आब आ चुके हैं, जबकि हज़ारों एकड़ ज़रई ज़मीन जो है वो ज़ेर आब आ चुकी है। लेकिन 16 रोज़ गुजर जाने के बावजूद अभी तक सूरत हाल यूं की त्यों है। अभी तक कोई भी निकासी आब का काम नहीं किया गया है। मुतासिर अफराद का कहना है कि संघ सरकार हमारी कोई भी मदद नहीं कर रही, हमारी मदद की जाए। दूसरी जानिब ज़िले इंतजामिया का कहना है कि निकासी आब का काम जारी है, मुतासरा अफराद को रिलीफ दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी रिलीफ नजर नहीं आ रहा। एक ट्रैक्टर के जरिए जो है पानी निकाला जा रहा है, वो भी अपनी मदद आग के तहत निकाला जा रहा है। मैं आपको यहाँ भी बताऊं कि लोग डूबे हुए हैं और यहाँ देर यारो मददगार खुले आसमान तले पड़े हुए हैं। जी बिल्कुल ठीक है, और यही सवाल लेकर मैं आपके पास सर आना चाह रही हूँ। मुस्तफ़ा मुझे बताइएगा कि अभी हमने अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर किया कि जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो इन सैलाबज़दा इलाकों का दौरा करने के लिए गए तो जो उनके जो साथी को जो गुजरा थे उनको कोरोना वायरस हो गया। अब आप ये भी देखें कि यहाँ पर पानी तो है ही, लोग अपने घरों से दूर भी हैं, यहाँ पे ताफुन भी उठ रहा है, यहाँ पे बीमारियाँ भी फैल रही हैं, ऊपर से कोरोना वायरस भी एग्जिस्ट कर रहा है। ये क्या बनेगा इन लोगों का? थैंक यू सो मच मदिया। बहुत बहुत तकलीफ से ये मनाजिर हैं जो हम देख रहे हैं, और बहुत से लोगों की बात है जहाँ भी ये है। हमें भी कॉल्स आती हैं, हमें भी मैसेजेस आते हैं, लोग बड़ी तकलीफ में। और लाजमी सीधी सी बात है, ये तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि खाना खासा इस तरह के आफात आए, उन आफात को फिर किस तरह से देखना पड़ता है, कैसे टैकल करना पड़ता है। अब बिलावल जरदारी साहब गए तो सही, लेकिन बिलावल साहब गए, आपके साथ 50 गाड़ियों का काफिला था, 50 गाड़ी में आप यही सारे गुजरा और कैबिनेट के लोग और आपके लीडरान थे। अब बताइए, जो आपने कहा कि उनको ही कोरोना हो गया, तो आपको इन सबको ले जाने की जरूरत क्या थी? एक अवामी लीडर हैं, आप जाएं, आप उन 50 प्रोटोकॉल में जो आपके साथी चले थे उसकी जगह आप अगर 50 ट्रक ले जाते ना, जो वहाँ के लोगों की हालत है मदिया, पानी तो अपनी जगह उनकी तबाही हो गई, उनकी जमीनें तबाह हो गई, जो पूरा साल इसी फसलों पर डिपेंड करता है कि ये फसल तैयार होगी, काटेंगे, फिर किसी की सेहत है, किसी की बीमारी है, किसी की शादी है, मुख्तलिफ हवालों से लोग पूरे साल के लिए अपने मुख्तलिफ रखते हैं कि ये फसल कटेगी, पैसा आएगा और हमारी जिंदगी का कुछ सिलसिला चलेगा। अब वो तो गया, उसके बाद अब ये बैठे हुए बेचारे बंदों पर आपको पता है मदिया होता क्या है? अभी भी मुझे कई गांव से ये कॉल्स आ रही है कि वो जो हुकूमती बड़े बड़े जमींदार हैं, लाजमी बड़े जमींदार हैं, इनके पास बड़े हजारों एकड़ जमीनें होती हैं, वो अपनी जमीनों को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, फिर जमीन पानी का जो कट लगाकर गरीबों की जमीनों की तरफ पानी का बहाव कर देते हैं। और ऐसा हुआ है, कई बेचारों के गांव ऐसे डूबे। और जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है ना, ये सबसे करप्ट तरीन डिपार्टमेंट है, क्योंकि हर साल बजट में इनकी दरियाओं की कैनाल्स की डिसिल्टिंग के लिए पैसा रखा जाता है। वो जो रेता मट्टी भरती चली जाती है ना, तो उसकी सफाई के लिए पैसा रखा जाता है ताकि एक सिलसिला चले और इस तरह की सैलाब की से कमी हो और बचाव हो ज्यादा। ये वो पैसा खा जाते, वो डिसिल्टिंग नहीं हुई। ये इस तरह के बहुत सारे ऐसे करप्ट काम किए गए जिसकी वजह से हमारे गांव के इस इलाके में सड़क का लेवल जमीन से काफी बुलंद है। क्या इस वजह से भी आपको लगता है कि सैलाबी सूरत हाल जो है वो शदीद तर हुई है और पानी के निकलने का रास्ता सड़क ने बंद किया हुआ है? यही चीज है। अच्छा, यही चीज है ना, हम तो चले कराची को भी रो रहे हैं कि यहाँ पर भी जो सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं बनता इतने बड़े शहर में, लेकिन गांव का तो इससे बुरा हाल है। गांव में यही होता है, बगैर किसी सिस्टम के, बगैर किसी तरीके का प्लानिंग के वो लोग धड़ाधड़ अपना काम किए जाते हैं। और मैं आपको बताऊं शफात, आप इस चीज से बिल्कुल मुझसे एग्री करेंगे कि जितने भी इस वक्त असेंबली में बैठे हुए आधे से ज्यादा जमींदार बैठे हुए, और उन सब से अगर कोई पूछे कि भाई आपका क्या है, तो उनको कोई इतना नुकसान नहीं हुआ होगा जितना नुकसान गरीब की 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन को तकलीफ। और आपको पता है वहां पे हशर क्या है, ये जो इतने 15 दिनों से कहीं भी आपके घर में वॉशरूम में कहीं भी थोड़ी 1-2 दिन पानी जमा होता है तो आपको फील होता है कि ये गंदगी हो रही है, यहाँ पर मच्छर आ रहे हैं। वो 15 दिन से वो आसपास उनके पानी जमा है। बिलावल जरदारी, आपको समझ नहीं आया, आप गए तो सही, क्यों गए? ना चाहते भाई, आपने तो उनके जख्मों पर मिर्चें डालकर आ गए कि जाकर ऐलाना। बहुत बुरी सिचुएशन है। 15 दिन से ये लोग खुले आसमानों तले रहने पर मजबूर हैं। जैसे नुसरत अभी बात भी करी थी कि जो इनकी जो जमा पूंजी, उनकी जमा पूंजी क्या होती है? इनके मवेशी पानी में कब के बह चुके हुए हैं, ना इनके पास इनका घर है, ना इनके पास इनके मवेशी है, ना इनके पास रहने की जगह है।
तो वो पानी जो कि अभी तक निकाला नहीं जा सका और खुला आसमान। एक बड़े अहम मामले की तरफ इन्होंने निशानदेही की है कि बड़े जिम्मेदार महफूज हैं और वो पानी, सैलाबी पानी का रुख मोड़ देते हैं छोटे जिम्मेदारों की तरफ जिनकी थोड़ी ज़मीन है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नुसरत सहर अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थी और अब हमें बता रही थी सिंध की सैलाबी सूरत हाल के हवाले से। आगे बढ़ते हैं जी। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते चले कि एक अहम पेशरफ्त हुई है लाहौर गुजरपुरा इज्तिमाई ज़्यादती रेप केस के हवाले से। कहा जा रहा है कि मरकजी एक और मुलजिम जो है वो गिरफ्तार हुआ है। ये कहना है पुलिस ज़राए का, उनका कहना है कि बाला मिस्त्री को चिचा वतनी से गिरफ्तार किया है। मुलजमान आबिद अली, शफकत अली बाला मिस्त्री के पास काम करते थे। बाला मिस्त्री से आबिद अली के ठिकानों के मुतालिक तफ्तीश की जा रही है। पुलिस का यह बयान सामने आया है लाहौर लिंक रोड ज्यादती केस के हवाले से। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। हेलो, जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपने बहुत सारे अपने आसपास रहने वाले लोगों के मुंह से सुना होगा कि ये जो माउंटेन क्लाइंबिंग है ना, ये बच्चों का खेल नहीं है। ख़ास तौर पर दुनिया की दूसरी बुलंदतरीन चोटी K2 सर करने का ख्वाब बड़े बड़े कोहे पैमा भी जो है ना वो बस देखते रह जाते हैं। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं कैसे बहादुर बच्चे वहीद एलाइजा से, जिसने तकरीबन 13 दिन में K2 के कॉन्कोर्डिया में कैंप तक का जो ट्रैक है वो मुकम्मल किया और अब वो इस रिकॉर्ड के दावेदार भी हैं। जी मदीहा, इन्होंने किया ये है कि ये 180 किलोमीटर पैदल चल के ये पहुंचे हैं K2 के बेस कैंप। मतलब चोटी भी नहीं पहुंचे, बेस कैंप जो पहला बेस कैंप है विच इज कॉल्ड कॉन्कॉर्डिया। ये वो मंजर है कि जहां पे आपको K2 और उसके साथ मुल्हिका जो बड़ी बड़ी चोटियां हैं वो नज़र आती हैं। और इस कारनामे पे जनाब 11 साला वहीद एलाइजा ने अपने आप को दुनिया भर में मनवा लिया है। इसी हवाले से जनाब बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वहीद एलाइजा। जनाब उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया जी हमें वक्त देने के लिए। पहले तो मुझे ये बताइएगा ये कैसे प्लान बना आपका भाई कि मतलब मैं K2 के बेस कैंप जाऊँगा वो भी पैदल, मतलब क्या हुआ था, क्या टेंशन थी भाई? मेरे डैडी ना 2 मंथ्स उनको लगे कि वो प्लानिंग करने के लिए। Okay. तो जब मुझे पता लगा तो मैंने उनको कहा कि मुझे भी जाना है। तो उन्होंने थोड़ी देर सोच के पहले उन्होंने मुझे मना कर दिया कि वो खतरनाक है, मुश्किल भी बहुत है। पर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि चलो ठीक है मैं आपको ले जाऊंगा। तो फिर मैं ट्रैक शुरू किया और मैं कामयाबी से वापस। क्या बात है। अच्छा वहीद, मुझे एक बात बताओ, ये जो ट्रैक आपने बच्चे शुरू किया ना कोई आसान ट्रैक नहीं है। और जब ऐसा किसी भी ट्रैक पे जाने से पहले जो आपकी मामा होती है ना वो बड़ी कंसर्न हो जाती हैं। भाई वो तो सर्दियों में आपको घर से बाहर नहीं निकालती, तो ये तो आप K2 की तरफ जा रहे थे, तो आपकी मामा ने आपको सपोर्ट किया। आपकी मामा का क्या कहना था? मामा ने तो पहले मना कर दिया क्योंकि डैडी ने उनसे भी परमिशन ली थी। तो मामा ने उनको मना कर दिया कि नहीं। फिर मेरे डैडी ने कहा अगर ये वहीद चला जाता है K2 तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। तो मामा थोड़ी देर सोचने के बाद मामा मान गई। उन्होंने कहा चलो ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं कि जब वहाँ पहुँचे तो सर्दी लगी, कुछ ठंड फील हुई? और जब ठंड फील हो रही थी, हीटर नहीं था, गर्म पानी नहीं था, गुजारा कैसे कर रहे थे? गुजारा तो वो खाना पीना जो साथ राशन लेके जा रहे थे गुजारा तो उससे हो रहा था। और वहाँ पे सर्दी बहुत ज्यादा थी। अच्छा, बहुत ही ज्यादा थी। मुझे ये बताओ कि वहीद के बैग में कौन कौन सी ऐसी चीजें थी, क्योंकि जहाँ बहुत ज्यादा सर्दी होती है ना तो वहाँ थोड़ी बहुत डार्क चॉकलेट्स भी रख लेते हैं, नट्स भी रख लेते हैं। तो आपके बैग में कौन कौन सी खाने पीने की चीजें ज्यादा थी? ज्यादा तो मेरे पास बिस्किट ही थे। अच्छा, और हंटर बीफ वगैरह नहीं लिया आप लोगों ने? क्या? हंटर बीफ वगैरह आपने नहीं खाया? जी। क्या बात है यार। अच्छा, फिर उसके बाद कैसे सरवाइव कर लिया यार? इतनी ज्यादा ठंड होती है, को पता चला टेम्परेचर कितना था माइनस? जी -20 था वहाँ पे। अराउंड अबाउट -20 बस इतना सही था। अच्छा मुझे ये बताओ, मैं सिर्फ अपने नाजरीन की सहूलत के लिए आपको बताता चलूं, ये जो आपका फ्रीजर होता है
इसमें टेम्परेचर होता है -10 से -15 तक, और जो डीप फ्रीजर जरा कोई तगड़ी नोयत का हो वो कभी कभी चार्ज नादर -35 अचीव कर सकता है। ये जवान 11 साल जो हमारे सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं -20 पे पैदल पहुंच गया। शफात, मैं कई किसी जगह जाने पे इत्तेफाक हुआ तो वहाँ पे कोई -12 टेम्परेचर, तो मेरी बतीसी जम गई थी, वो हिली नहीं। अच्छा, आप मुझे बच्चे पहले बताओ, ये एग्जैक्टली प्लान कब की थी, फिर आप गए कब, कितने दिनों का टाइम लगा, जब वापस आए तो फिर कैसा लग रहा था कि भाई मैं तो ये चीज़ कर आया और मैं अब लोगों को बताऊंगा कि मैं 11 साल का हूँ और मैंने ये कारनामा सर अंजाम दे दिया है? जी, मेरा प्लान तो ऐसे बना के डैडी प्लानिंग कर रहे थे, तो तब मुझे उनकी प्लानिंग में मुझे पता लग गया कि वो केटू जा रहे हैं, केटू का ट्रैक कर रहे हैं। तो मैंने उनसे बहुत ज्यादा जिद की और उन्होंने मुझे मना भी बहुत ज्यादा किया, पर मैंने मेरी जिद की वजह से, मेरे शौक की वजह से वो मुझे ले गए थे। सही। फिर कितने दिन रहे आप वहाँ पे? 13 दिन। 13 दिन आप रहे? पूरा ट्रैक ही किया। अच्छा, मुझे बताओ, जब वापस आए हो तो फिर दोस्तों को तो बताया होगा कि वो जैसे डोरा नहीं गाना गाती थी, आई डिड इट, ऐसा तो नहीं अपने दोस्तों को किया? आई एम श्योर किया होगा। नहीं, मेरे दोस्तों को पता चल चुका था कि मैं केटू का ट्रैक किया है, तो वो भी बहुत खुश थे। अच्छा, वो तो मतलब उन लोगों को आपको अजीब नहीं लगा यार, ये बच्चा, हम साइकिलिंग पे जाते हैं, मतलब हम निकलते हैं थोड़ा सा फिरोजपुर रोड तक, वापस आ जाते हैं, ये बच्चा केटू पैदल चल पड़ा, उन्होंने कोई मतलब तशवीश का इजहार किया होगा, सरप्राइज हुए होंगे? उन्होंने, वो तो बहुत ही खुश हुए थे। अच्छा, क्या कह रहे थे दोस्तों ने, क्या कहा ये बताओ? दोस्तों ने मुझे शाबाशी दी और मुझे बहुत हौसला अफजाई। और टीचर्स ने क्या कहा आपको, ये बता दो मुझे जल्दी से। क्योंकि कोरोना वायरस है तो स्कूल नहीं जा सकते थे हम, तो मेरे ट्यूशन टीचर्स ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। दोस्तों ने शाबाशी दी। आप जब स्कूल जाएंगे तो पता चलेगा क्या रिस्पॉन्स है। बहुत शुक्रिया जी, वाहिद जलाई सर हमारे साथ मौजूद थे। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो गया आपसे इजाजत चाहने का, पता भी नहीं चला शो का टाइम कहाँ गया। चले, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।